नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल अभयकांत अकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th की भूगोल की पाठ्य पुस्तक से तीसरा अध्याय अर्थात थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है आपका जल संसाधन, उसको पढ़ेंगे। इसमें दो महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखिएगा। पहला शब्द है जल, अर्थात इस चैप्टर में हम जल के विषय में पढ़ने वाले हैं। और जल हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है। अर्थात ये संसाधन किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक है, नुकसानदायक है, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जब हम पाठ में आगे बढ़ते हैं, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, अध्याय में आगे बढ़ते हैं, तो दो बच्चों को, दो बालकों को, एक बालक और एक बालिकाओं को आपस में बात करते हुए दर्शाया गया है। ये संवाद अर्थात बातचीत क्या करती है, आइए देखते हैं। ये आपका छोटू सा ये चिंटू हो जाता है और ये हो गई है पिंकी। तो चिंटू और पिंकी आपस में बात कर रहे हैं। चिंटू सबसे पहले कहता है, क्या कहता है? पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहला देने वाली रिपोर्ट देखी? हे भगवान, कि उसने क्या प्रलय मचाई है। रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई है। कौन? बाढ़। तो बाढ़ कहाँ पे आई है? ध्यान रखिएगा, असम में आई है। अच्छा, आप जो है जब भी कोई चैप्टर पढ़े, मैं हर बार कहता हूँ कि आप क्या करें कि कम से कम इंडिया का मैप सामने खोलकर रख लें। ठीक है। अब उस मैप में देखिए असम कहाँ है। असम में एक नदी है। नदी का नाम है आपका ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्रा नदी है। और ब्रह्मपुत्रा नदी में अक्सर हर साल क्या आती है? बाढ़ आ जाती है। और इस बाढ़ में जान माल की बहुत क्षति होती है, बहुत सी जाने जाती है और बहुत सारा आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचता है। ठीक है। तो उस बारे में ये बता रहा है, टीवी पर वो रिपोर्ट आ रही है। यह रिपोर्ट देख करके यह बालक आया है। अब पिंकी कहना शुरू करती है चिंटू से। क्या कहती है? कि कहती है, हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि जल जीवन भी दे सकता है और ले भी सकता है? बिल्कुल। कोई भी चीज ज्यादा हो जाए ना तो वो नुकसानदायक होता है। जल भी अधिक अगर आ जाए तो आपको डुबा सकता है, आपको बहा कर ले जा सकता है। वहीं जितनी जल की आवश्यकता है, वो जल अगर आप पी लेते हैं तो आपका आपका जीवन बच जाता है। तो जल जो है वो जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। वहीं आगे कहते हुए पिंकी आगे कहती है कि हम पानी के बिना क्या करेंगे। मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीजों के लिए काफी जल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। जो कारखाना चलता है, फैक्ट्री जो चलती है, उसमें जो मशीन होते हैं, उसमें जो वस्तुएं बनती हैं, उन वस्तुओं के बनने में बहुत सारे जल की उपयोगिता है, जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? अर्थात मशीन चलते चलते जब गर्म हो जाएगी तो उसको ठंडा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जल की। कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा हुई बिजली से चलता है। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बताया गया कि जो कारखाना चल रहा है वो जल विद्युत संयंत्र द्वारा। अब सर संयंत्र क्या? देखिए, संयंत्र मशीन को बोलते हैं, वैसा मशीन जिससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। कहाँ से? जल से। समझ में आया आपको? तो जल से उत्पन्न किए गए विद्युत, अब विद्युत क्या आप कहेंगे? विद्युत है इलेक्ट्रिसिटी, आपका बिजली। तो इस पैदा की हुई बिजली से चलता है कारखाना। आगे कहती है पिंकी कि अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में, मतलब अलग अलग समयों में, मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता था। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है इस बच्ची ने। आप पुराने समय से भी देखेंगे और आज भी देखेंगे तो विभिन्न नगर, शहर जो कहते हैं आप, वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे हैं बच्चे। जैसे उदाहरण के लिए हम दिल्ली को ले लेते हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो आपको पता है, यमुना। पटना को ले लीजिए, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पटना बसा है आपका गंगा नदी के किनारे। इसी प्रकार आप जब देखेंगे ना, कोई भी नदी को उठा ले, आगरा, मथुरा, जितने भी आप शहर आसपास अपने उठा लेते हैं, वो का किसी न किसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि नदी में क्या मिलता है? जल। और जल क्या है? रोजमर्रा के जीवन में और विभिन्न कार्यों में आपकी आवश्यकता है, नीड है। तो उन्हीं जलों का उपयोग करके हम क्या करते हैं? अपने जीवन को आसान बनाते हैं। इसी कारण झरनों, झीलों, पोखरों, मरुद्यानों के आसपास इसलिए लोग बसते थे, या नदियों के आसपास इसलिए बसते थे क्योंकि वहां जल उपलब्ध रहता था। क्या रहता था? जल उपलब्ध रहता था। चलिए, अब चैप्टर में इंटर करते हैं। और एनसीईआरटी क्या कहता है? बच्चों की बात तो हमने देख ली। अब एनसीईआरटी क्या कहता है उसको समझते हुए चलेंगे हम। कहता है, जैसा कि आप जानते हैं
क्या जानते हैं? तो कहता है ये कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। अर्थात जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी का कितना? तो कहता है 3/4 3/4 क्षेत्र लगभग किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। क्लियर है? किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। चलिए समझ में आया सर। अच्छा, आगे क्या कहता है कि परंतु इसमें प्रयोग में लाए जाने वाले योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। अब बोल रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या? अलवणीय। अलवणीय मतलब लवण जिसमें नहीं है। लवण अर्थात नमक, खारापन। ऐसा जल जिसमें नमक न हो, खारापन न हो, अर्थात कौन सा जल? मीठा जल। उसका अनुपात ज्यादा है क्या? बिल्कुल नहीं। मीठे जल का कम, मीठे जल की संख्या क्या है? मीठा जल जो है हमारे पास क्या है? बहुत कम है। ठीक है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह मतलब सतह अर्थात पृथ्वी के सतह पर बहते हुए मिलता है। भौम जल के स्रोत से प्राप्त होता है। भौम जल क्या होता है? भौम जल में बच्चे होता है भूमि के नीचे के जल को बोलते हैं भौम जल। जो आप ऐसे समझिए कि मोटर लगाकर क्या करते हैं, नल के माध्यम से बाहर निकालते हैं, आप उसको बोलते हैं भौम जल। तो इन दोनों से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। अब देखिए दो शब्द आया यहाँ पे। एक शब्द को आप जानते हैं नवीकरण, मतलब हमेशा नया जल मिलता रहता है। अगर जल उपयोग में हो भी जाए तो फिर से नया जल मिल जाता है। कैसे मिलेगा? कहिएगा सर कैसे मिल जाएगा नया जल सर? बाबू, नया जल मिलेगा बारिश के द्वारा, है ना? या और बारिश के द्वारा वही पानी नदियों द्वारा बहता हुआ आगे तक पहुंचता है और कई 100 किलोमीटर, इवन कई हजार किलोमीटर तक लोग हो गया है वो जल प्राप्त होता रहता है उन नदियों के माध्यम से। दूसरा, पुनर्भरण जलीय चक्र लिखा है, ये क्या है? बाबू देखिए, ध्यान समझिए, जब पेड़ होगा ना और पेड़ की जड़ें हैं ना बहुत नीचे गई रहती हैं, और यदि इन पेड़ों के आसपास जब बारिश होता है तो यही बारिश का पानी इन पेड़ों के जड़ों से होता हुआ कहाँ चला जाता है? भूमि के नीचे चला जाता है। और इसे ही तो कहते हैं क्या? इसे ही कहते हैं भौम जल। तो भौम जल फिर से भर जाता है। भौम जल को पहले हम निकालते हैं, यूज करते हैं, और जब भौम जल खत्म हो जाता है तो पुनर्भरण जलीय चक्र माध्यम से बारिश का पानी वगैरह, नदी का पानी वगैरह धीरे धीरे रिसते हुए जमीन के नीचे चला जाता है और फिर से क्या हो जाता है? पुनर्भरण हो जाता है। पुनः मतलब फिर से, और भरण मतलब भरना। क्या भर जाता है? जल भर जाता है। और ये चक्र है, ये होता रहता है। हम निकालते हैं और फिर भरता जाता है, हम निकालते हैं फिर भरता जाता है। ठीक। आगे कहता है बच्चे, सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है। ध्यान रखिएगा, मतलब जल जो है इस जलीय चक्र में गतिशील रहता है। कैसे? अब देखिए, जल आपने निकाला, उसका यूज किया, वो जल क्या हुआ? यूज होकर वेस्ट हो गया, खराब होते हुए जाकर मिट्टी मिल गया। लेकिन वो जल, कुछ जल क्या होता है? वाष्प बन के जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं ना बच्चे, तो वो क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है? वाष्प, जिसको जल वाष्प भी कहते हैं आप। और ये बनकर ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर क्या बन जाता है? ये बादल का रूप ले लेता है। बादल क्या होता है? बर्फ होता है अक्सर। बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, चट्टान स्वरूप होता है ये। और जब ये वापस नीचे आता है तो गर्म होकर क्या होता है? गर्मी के संपर्क में आने पर बर्फ क्या होता है? पिघल करके पानी के रूप में बरस जाता है। ये 9th क्लास में ऑलरेडी आपको हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं। ठीक है। तो ये है। अच्छा, अब आगे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड, हाँ। अब आगे क्या कहता है, इसको हटा दें। ठीक है। आगे कहता है जिससे जल नवीकरण और सुनिश्चित हो जाता है, मतलब इस जलीय चक्र के माध्यम से जल हमेशा नए रूप में हमें क्या होता है? मिलता रहता है, सुनिश्चित हो जाता है कि मिल जाएगा हमको। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है? बिल्कुल आपके माइंड में ये प्रश्न आता है ना, गर्मी के दिन में क्या होती है? पानी की कमी हो जाती है। लोग लाइन लगाकर पानी लेते हैं। जैसे बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों में ये कहानी आम हो जाती है, लोगों को देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि पृथ्वी पर तो 3/4 जल है। देखिए समस्या क्या है ना कि सारा जल क्या है? अधिकतर जो जल है वो समंदर में है, और समंदर क्या है? खारा है, नमकीन है। और नमक वाली पानी पिएंगे ना तो आपको और प्यास लगेगा, आपकी प्यास नहीं खत्म होगी। पानी तो अंदर जाएगा लेकिन प्यास बढ़ता चला जाएगा। तो खारा जल पी करके कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो बचा कौन सा जल? सतही जल, जो नदियों के माध्यम से सतह पर क्या होता रहता है? फैला रहता है। दूसरा, पृथ्वी के नीचे वाला जल,
पृथ्वी के नीचे वाला जिसको बोलते हैं भूमि जल, भौम जल। तो ये 2 प्रकार के जल ही हमें क्या होते हैं, मिल पाते हैं। इस कारण जल की कमी है, समझिए। आगे कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा कि ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। अब 20 करोड़ लोगों को कौन सी कमी होने वाली है जल की, कब तक, 2025 तक। आप समझिए जल कितनी बड़ी मतलब संसाधन है और कितना जरूरी है और कितना कम है हमारे पास। जल में किसकी बात, जल की बात हो रही है, कौन से जल की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है मृदु जल की। मृदु अर्थात मीठा पानी, जिसको हम पीते हैं, जिसको हम यूज करते हैं। लवणीय जल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो आप यूज कर भी नहीं सकते। अच्छा, आगे क्या कहता है, देखिए अगला टॉपिक क्या आता है कि जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। अब देखिए हमारे लिए जल क्या है, जल हमारे लिए दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब भैया आसानी से मिल ही नहीं सकता है। जो चीजें आसानी से न मिले वो क्या है, आपके लिए दुर्लभ है। जल संरक्षण, इसीलिए किसकी आवश्यकता है, सुरक्षा करने की आवश्यकता है, बचाने की आवश्यकता है। किसको, जल को, ठीक है। अब सुरक्षा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रबंधन करना पड़ेगा, मतलब ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसमें जल क्या हो सके, बचे, सुरक्षित रहे। और उसको बचाने के लिए विभिन्न तरह के उपायों को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी क्या है, आवश्यकता है। आगे देखिए कहता है क्या कि जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है। क्या सोचना, कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किल जरूर है लेकिन करना पड़ सकता है और करना पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हैं। इतने विशाल भंडार जो जल के हमारे पास है उसमें ज्यादातर जल तो समंदर में है जिसका आप यूज नहीं कर सकते हैं। और नवीकरण योग्य गुण है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं बच्चे, पेड़ ही काट दे रहे हैं। सोचिए, जब पेड़ काट दीजिएगा तो पेड़ों के जड़ के माध्यम से ही तो भूमि के नीचे जल जा रहा था। अब पेड़ आप काट दिए हैं तो जल कहाँ से नीचे जाएगा, भूमि के नीचे। और जब भूमि के नीचे नहीं जाएगा तो आपको भूमिगत जल कैसे प्राप्त होगा, समझ रहे हैं। आगे कहता है जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। बिल्कुल, आप जैसे ही जल की कमी बात करेंगे तो आपको 2 तरह के क्षेत्र माइंड में आने चाहिए। पहला क्या, कि भैया सूखाग्रस्त, कि वहां जल की कमी है मतलब सूखा होगा, है ना। या हो सकता है कि कम वर्षा होती होगी वहां, 2 ही तरह की बात तो होगा। आगे है कि हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनहारिनों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। देखिए कितनी अच्छा बात लिखा है कि जैसे ही आपको समझ में आता है सूखाग्रस्त क्षेत्र या कम वर्षा वाला क्षेत्र, तो माइंड में राजस्थान तो आया होगा। कहाँ आया होगा, देखिए 2 बात लिखा है, मानस पटल। शब्द ही आपको फंसाएगा बच्चे, शब्द को पकड़ चलिएगा, यही शब्द आपके कल ताकत होगी कल आपकी। मानस पटल मतलब मनुष्य, मानस मतलब क्या होता है, मनुष्य। अब पटल मतलब मनुष्य के मस्तिष्क में, दिमाग में, आपके दिमाग में आया होगा कि भाई राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई वहां पे, मतलब जल से भरे मटके लेकर स्त्रियां क्या है, महिलाएं क्या है, संतुलित करती रहती हैं। उसको संतुलित करना मतलब सर पर ठीक से बैठा करके और आगे चलती रहती हैं। जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती हैं। कौन, पनहारिन, जो पानी को लेकर के आगे चलती हैं। पनहारिन मतलब जो पानी लेकर आगे जा रही है उनको पनहारिन कहा जा रहा है। और ये चित्र चित्रित होते हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, समझ रहे हैं। आगे लिखता है यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में, अब देखिए यहाँ पे शब्द को समझ लीजिए। कहता है वर्षा में, वर्षा में ठीक है, वार्षिक मतलब पूरे वर्ष में अगर देखें पूरे साल में, तो मौसमी परिवर्तन हो के कारण क्या होता है, जल संसाधनों की उपलब्धता में कभी कभी क्या आ जाती है, ध्यान समझिएगा। जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है। अब देखिए बहुत ही बड़ी बात लिखा है यहाँ पे। देखिए हर जगह बारिश वर्षा तो समान नहीं होती है ना, ये तो पता होगा आपको। राजस्थान में कितनी वर्षा होती है पता है आपको, और वहीं मेघालय में कितनी वर्षा होती है ये भी पता है आपको, 9th क्लास से पढ़ा होगा आपने। राजस्थान में इतनी कम वर्षा होती है कि वहाँ सूखा ही है, और मेघालय में इतनी वर्षा होती है कि वहाँ पर क्या आती है, सबसे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की जाती है, बारिश होती है। अब ये बात है कि वही बात तो कहा कि संसाधन जो है, जो जल भी क्या है, एक संसाधन है।
जल क्या है? एक संसाधन है। तो कहता है कि संसाधन की उपलब्धता जो है समय और स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न है। देखिए, अलग अलग समय में अलग अलग स्थान पर देखिए जल अलग अलग उपलब्ध है कि नहीं। मेघालय में ज़्यादा जल उपलब्ध है, वहीं राजस्थान में कम जल उपलब्ध है, मतलब संसाधन कम उपलब्ध है। इसी बात को कह रहा था। परंतु देखिए, परंतु अधिकांशतया जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है। जल की कमी क्या इसी कारण है कि कहीं कम वर्षा हो रही है, कहीं ज़्यादा वर्षा हो रही है? देखिए, सिर्फ वो कारण मौजूद नहीं है। हम जल जहाँ पे उपस्थित है ना, वहाँ से अति शोषण कर रहे हैं। अति मतलब क्या होता है? अति मतलब होता है अधिक। क्या होता है? अधिक। और शोषण करना मतलब उसका उपयोग करना, शोषित करना, उसको यूज करना इतना। तो ज्यादा यूज कर लिए हैं तो क्या हो गया है? जल की कमी हो गई है। वही बात लिख रहा है कि अत्यधिक प्रयोग कर लिए हैं उसका। समाज के भिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण। अब देखिए, असमान वितरण क्या है? किसी क्षेत्र में पानी बहुत है, जैसे आप देखिए कोई कोई जो है अपने घर में स्विमिंग पूल बनवा रखा है, उसमें नहाता है, और किसी आदमी को नहाने के लिए पानी तक नहीं है, है ना? वो इंतजार कर रहा है कि कब जो है वो टैंकर आएगा, उसमें से पानी मिलेगा तो नहा करके ऑफिस जाएंगे। तो ये समस्याएं हैं। बंटवारा जो है ना वो असमान तरीके से हो रखा है, ये भी एक कारण है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद वहां की जल की दुर्लभता हो? आपसे पूछता है, प्रश्न कर रहा है कि क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में जल प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा मतलब जितना चाहिए उतना मात्रा में जल है वहां, इसके बावजूद जल की वहां पे क्या है? दुर्लभता है, अर्थात जल की कमी है, जल मिलता नहीं है। चलिए, तो कहता है क्या कि हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। समझ रहे हैं? जहां जल है लेकिन उसके बावजूद उसकी कमी है। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या, उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। अर्थात देखिए, कहने का मतलब क्या है कि किसी शहर में जल हो सकता है, पर उस जल का असमान वितरण के कारण भी लोग वहां पे जल की समस्याओं से जूझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि किसी के पास क्या आपको स्विमिंग पूल देखने को मिल जाएगा, कहीं किसी के पास क्या है पानी ही नहीं है किसी क्षेत्र में। तो ये ऐसे समस्याएं आपको आम देखने को मिलती है शहरों में ज्यादातर। ठीक है। जल अधिक जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा, जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब कृषि कार्यों में खास करके एक आप एक फसल ले लीजिए, धान है। ठीक है। धान, तो धान का जो है ना लगभग 2 से ढाई महीने मतलब मान के चलिए 3 महीने तक इसके जड़ें जो है ना पानी में डूबी रहनी चाहिए, ऐसा माना जाता है, तो फसल और अच्छा होगा। ठीक है। तो कुछ ऐसे फसल है जो बिना पानी के चल ही नहीं सकते, पानी खूब लेते हैं, वो खूब पीते हैं पानी। तो अनाज उगाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? जल चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। अर्थात आपको अगर कुछ क्षेत्रों को सिंचाई करके वहां पर अनाज अधिक उपजाना है तो आप किसका उपयोग करोगे? आप उपयोग करोगे जल का ही। समझ रहे हैं? तो जल का उपयोग करोगे तो उसमें जल तो बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप फसल जब बोओगे, सिंचाई जब कृषि करोगे तो बहुत बड़े क्षेत्र में करोगे, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा जल का शोषण होगा, बहुत ज़्यादा अति शोषण हो जाएगा जल का, अधिक यूज होगा जल का। और शुष्क ऋतु में जब ऐसा मौसम आता है, ऐसी ऋतुएं आती हैं जब सूखा पड़ जाता है, तब खेती की जा सकती है। कब की जा सकती है उस क्षेत्र में? जब वहां पर सिंचाई की व्यवस्था हो। क्या किसकी व्यवस्था हो? सिंचाई की व्यवस्था हो। अब सिंचाई करने के लिए अब किसका प्रयोग करेंगे? सिंचाई करने के लिए प्रयोग करेंगे जब सूखा मौसम होगा, तो भौम जल का। किसका प्रयोग करेंगे? ध्यान रखिएगा, भौम जल का, जो आपने पढ़ा है, जो भूमि के नीचे का जल है उसी को तो निकाल करके आप सिंचाई करेंगे। तो ऐसे में भौम जल का स्तर क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा, पानी कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? सिंचित कृषि क्षेत्र में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। ये हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है? कि कृषि कार्यों में सिंचाई के में जल का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। अभी हाल फिलहाल की जो टीचर वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि सबसे ज्यादा जल का उपयोग किस क्षेत्र में किया होता है, तो वहाँ आया था सिंचाई में। तो ये ध्यान रखिएगा। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा
अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। मतलब हमें इस प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, हमें इस प्रकार के तकनीकों का प्रयोग करना है, इस प्रकार के तकनीकों का तरीकों का प्रयोग करना है जिसमें शुष्क कृषि को बढ़ावा दिया जाए कि भैया सूखा बिना जल के भी थोड़ा या कम जल के साथ भी क्या किया जाए, खेती किया जाए। तथा ऐसे प्रतिरोधों को ऐसे देखिए ऐसे फसलों के विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। ऐसे फसलों के विकास की ओर ध्यान देना है जो क्या हो, सूखा प्रतिरोधी हो, अर्थात सूखा भी पड़े तो भी फसल हो जाए। अब कृषि क्षेत्र में कहता है क्या, क्रांति लाने की आवश्यकता है। मतलब इस प्रकार के तकनीक विकसित करने हैं कि जहाँ शुष्क क्षेत्र है, शुष्क अर्थात सूखा क्षेत्र है, शुष्क अर्थात सूखा क्षेत्र है, और इस सूखे क्षेत्र में क्या हो जाए, ऐसे फसल बोएं कि भैया बिना जल के भी उनका काम चल जाए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है, देखिए, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। देखिए पानी हर जगह है लेकिन पी नहीं सकते हैं। देखिए इस पानी को पीजिएगा आप क्या, ये पानी कैसा पानी है, ये पानी आपका है कैसा पानी है, बाढ़ का पानी है। देखिए नीचे देखिए, ए कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वाइवर कैरीज वाटर इन स्नो इन अ डेवास्टेड विलेज। अर्थात देखिए दूर दराज के गांव में रहने वाली एक महिला है जो कश्मीरी अर्थक्वेक में क्या हो रही है, सर्वाइवर बच गई थी, तो कश्मीर भूकंप जो आया था उससे बच गई थी। अब ये क्या ढो रही है, पानी ढोकर ले जा रही है। अब देखिए ये पानी ले जाते हुए क्या होगा, जम जाएगा, फिर इसको गर्म करके पीना होगा, तो बहुत सारा समस्या है, पानी होने से ही नहीं होगा। आगे देखिए, ये देखिए महिलाएं कतार में लगी हुई हैं। दिल्ली के इलाकों में या बेंगलुरु में अक्सर ये देखने को मिलता है, इस तरह से टैंकर का पानी का वेट हो रहा होता है कि हमारी बारी आएगी। देखिए इसमें क्या लिखा है, एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर वर्षा औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इजराइल में मात्र 25 सेंटीमीटर वर्षा होता है। इजराइल आप देखेंगे ना तो भूमध्य सागर के नज़दीक में है, ठीक है, नीचे में इसके जॉर्डन वगैरह है, मिस्र देश है, ठीक है। अभी जो इजराइल हाल फिलहाल न्यूज़ में बना हुआ था, बच्चे आप देखिए मैप में देखिए इसको, ठीक है, मैप में देखिए इसको, यूरोप के नीचे और दक्षिण एशिया के एकदम पश्चिम में देखिए, दक्षिण एशिया के जब ईरान से आगे बढ़िएगा ना तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा मैप में। अब वहाँ पे देखिए कि 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसके बावजूद वहाँ पानी की कमी नहीं है। वहीं हमारे यहाँ 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, फिर भी हमारे यहाँ किसी न किसी क्षेत्र में क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो इसमें कमी क्या है, कमी ये है कि भाई हम तो एक तो वाटर का जो वर्षा वाला पानी होता है उसका हम संरक्षण नहीं करते हैं, और दूसरा क्या, जिस क्षेत्र में सूखा है अगर हम वो वर्षा के जल को संरक्षित कर ले तो वहाँ भी हम पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं जिस क्षेत्र में सूखा है। तो हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, जबकि इजराइल कर लेता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है। तो वही बात है कि जल प्रबंधन जो है वो अति आवश्यक है। ये जल प्रबंधन की बात हो रही है ना, समुचित जल प्रबंधन, जल को सुरक्षित करने की बात हो रही है, वर्षा जल को, जिससे वर्षा के बाद क्या होगा, लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी होते हैं। यही मूल कारण है देश में जलीय अभाव के, जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। समझ में आया? तो देखिए, हालांकि कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु ने, याद रखिएगा प्रश्न आया था एग्जाम में, एक टीचर वाले एग्जाम में अभी आया था बिहार बीपीएससी 4.0 में, कि किस राज्य ने जो है वर्षा जल संरक्षण अधिनियम को क्या किया है, कंपलसरी कर दिया है अपने यहाँ, मतलब बहुत नितांत आवश्यक कर दिया है। अगर वो कोई नहीं करेगा तो उसको जुर्माना वगैरह लगेगा। तो ऐसे ऐसा किसने किया है, तमिलनाडु राज्य ने किया है। हालांकि ये पूरे भारत में होना चाहिए, पता नहीं क्यों लोग नहीं करते हैं, अपने छतों पर जल को इकट्ठा करके उसे किसी जगह अच्छी जगह स्टोर कर लेना। तो इसी माध्यम से, किस माध्यम से, जल प्रबंधन के माध्यम से ही हम जल के विभिन्न समस्याओं से क्या पा सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। तो प्रश्न अगर आएगा तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये टॉपिक को, कि इजराइल एक उदाहरण मिला आपको, ठीक है। आगे कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि आपने टेलीविजन विज्ञापन में देखा होगा, क्या देखा होगा, कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं। समझ रहे हैं, बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको अपने खेतों पर क्या लगा रखे हैं, पंजाब में तो अक्सर देखने को मिल जाएगा, लोगों ने अपने खेतों पर नलकूप लगा लगा रखे हैं या कुएं बना रखे हैं, कुएं से पानी निकाल कर यूज करते हैं, जिनसे वो सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है,
इसके कारण भौम जल स्तर मतलब भूमि के नीचे जो जल है उसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है, अर्थात पानी कम होता जा रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में क्या हो रहा है, कमी हो सकती है। समझ रहे बात को? और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, अर्थात पानी कम हो जाएगा तो भैया आप कृषि कहाँ से करेंगे, खेती कहाँ से करेंगे, पानी कहाँ से पिएंगे? समझ रहे हैं? तो जब कृषि ही नहीं होगा तो भोजन कहाँ से लाएंगे आप? समझ रहे हैं? तो भोजन सुरक्षा क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है। ये बात तो क्लियर है कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ है, तेजी से शहरों का विकास हुआ है। शहरीकरण अर्थात शहरों का विकास होना, औद्योगिकरण अर्थात उद्योगों का लगना। तो उद्योग उद्योग लगे हैं और शहरीकरण भी हुआ है तेजी से, और विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। मतलब आप ऐसा समझिए कि शहर क्या है, शहर तो विकास का द्योतक होता है, अर्थात शहर देखकर आप क्या समझते हैं कि काफी विकास हुआ है इस क्षेत्र में, हर व्यवस्था उपलब्ध है। लेकिन इस शहरीकरण के कारण ध्यान दीजिएगा, और इस औद्योगिकरण के कारण विकास तो हुआ ही है, जल की कमी भी हो जाती है, जल अधिक यूज होता है। ठीक है। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय मतलब जिनका बहुत से देशों में अपना क्या है, कंपनी है, ऐसी कंपनी को बोला जाता है बहुराष्ट्रीय। बहुत सारे राष्ट्रों में उनकी कंपनी होती है। इंग्लिश में इनको बोलते हैं एमएनसीज, याद रखिएगा, मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है। बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है, मतलब इनके बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं हर देश में। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, अर्थात ऐसा जल जो खारा नहीं है, मीठे पानी का जल जो है, इस पर क्या है, दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि इन कारखानों में जल ही तो चाहिए उपयोग करने के लिए। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, मतलब बिजली भी चाहिए ना भाई। ऊर्जा मतलब क्या, यहाँ पर उद्योग को चलाने के लिए बिजली की बात हो रही है, ऊर्जा चाहिए, विद्युत चाहिए। और इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से ही होती है, मतलब जल का उपयोग करके जो विद्युत बनाया जाता है उसी से होती है, इसकी पूर्ति होती है। वर्तमान समय में मतलब इस समय में भारत में कुल विद्युत के लगभग कितने, 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जितना बिजली है पूरे भारत में, उसका कितना, 22% विद्युत जो है वो किससे बन रहा है, वो बन रहा है आपका किससे, जल विद्युत से, मतलब पानी के उपयोग से बन रहा है, विद्युत बन रहा है। ठीक है। आगे देखिए, तो भारत में विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, याद रखिएगा 22%। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हो गई हैं। अर्थात जैसे जैसे, ध्यान समझिएगा, जैसे जैसे शहरों की संख्या बढ़ रही है, उस शहर में क्या बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, शहरी जीवन शैली के कारण, क्योंकि शहरों में पानी का उपयोग यूज होता है। लेकिन शहरों में आप क्या देखेंगे कि नाले बने हुए हैं पक्के, और नाले के बगल में सड़कें बनी हुई पक्की, और पेड़ों को काट दिया जाता है। तो ये जो तरीका है ना, इससे शहरों में पानी का क्या होता है, पुनर्भरण नहीं हो पाता है। अब पानी नीचे जाए तो जाए कैसे? अभी हाल फिलहाल आप याद कीजिए, अभी कुछ ही महीने पहले, ये लगभग 1 महीने पहले आप समझिए कि दिल्ली में बाढ़ आ गई थी। तो बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था भाई? सीधी सी बात है, आप हर जगह क्या किया है आपने, पक्का पक्का कर दिया है। तो पक्के के नीचे से अब हर जगह रोड बना दिए हैं, जो खाली जगह है उसके ऊपर सीमेंटेड कर दिया है आपने, पेड़ थे उसको काट दिया है आपने। तो पानी जो बरसात का, बारिश का पानी आ रहा है, जो वर्षा का जल है, वो जल भूमि के नीचे जाए तो जाए कैसे? अब इसी कारण क्या है ना बच्चे, इस चीज को आप मेंशन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर राइटिंग में। जब भी आप क्वेश्चन आए तो वहां आंसर में लिख सकते हैं क्या कि ये कारण है, प्रमुखता एक कारण है जिसके कारण भौम जल का स्तर क्या है, नीचे रह जाता है, और जल से संबंधित समस्याएं और भी क्या हो गई हैं, गहरी हो गई। समझ रहे हैं? बढ़ती चली गई हैं। यदि आप यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। मतलब शहरों में नलकूप तो होते ही हैं, नल से जैसे जल निकाला जाता है, ये आपको भी देखने को मिलेगा, आपको शहरी आवासों में, घरों में, हर जगह। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है। बिल्कुल, वहां पे ज्यादा यूज हो रहा है शहरों में जल का, और इनकी कमी होती जा रही है, किनकी, जलों की। क्लियर है? आसान बात में, आसान भाषा में।
अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है, मतलब जल कितनी मात्रा में कम हो रहा है, कितना उसका मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, ये सब चीज तो देखा पढ़ा हमने। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें। कौन सी स्थिति के बारे में? जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन है। ठीक है, देखते हैं जहाँ पे जल काफ़ी जल संसाधन उपलब्ध है लोगों की आवश्यकता के लिए, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। लो कहानी वही आ गई कि जहाँ पे जल ज़्यादा है, वहाँ भी जल की कमी हो जाए, तो अब क्या है इसके, क्या कहा जाए इसके लिए? इसके लिए कहें प्रबंधन सही से नहीं होगा पक्का। सीधी-सी बात है कि अगर आपके पास सामान स वस्तु है और फिर भी आप भूखे बैठे हैं, मतलब आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं उसका। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। हाँ, ये भी कारण है कि जल हो और जल इस लायक ना हो कि आप उसका यूज कर पाएं, क्वालिटी उसकी सही ना हो। देखिए अभी तक आपने मात्रात्मक देखा है, आप क्वालिटी देखिए, गुणवत्ता देख लीजिए कि कितने गुणों वाला जल है वो। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता अर्थात उनकी जरूरत के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में उपयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए क्या है? खतरनाक है। लीजिए कहानी वही का वही रह गया कि भैया जल तो है, लेकिन क्या कीजिएगा, जो घर में हम जल यूज करते हैं उसके बाद वो जो निकलता है जल, वो तो गंदा जल होता है। दूसरा, जो औद्योगिक होते हैं, इंडस्ट्री, ध्यान दीजिएगा, जो इंडस्ट्री होते हैं वहां से अपशिष्ट निकलते हैं। अपशिष्ट क्या होता है? जो उद्योग से निकलने वाले कूड़े कचरे होते हैं, उनमें क्या मिला होता है? रसायन मिला होता है विभिन्न प्रकार का, मतलब केमिकल होता है। कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं हम? कृषि कार्यों में, खेतों में। दूसरा, और कृषि में प्रयुक्त उर्वरक जो खाद का प्रयोग करते हैं, वो भी आप पी नहीं, उस खाद को थोड़ी खा सकते हैं, या खाद में मिला हुआ जल को थोड़ी पी सकते हैं आप। तो ये क्या होता है? जल को प्रदूषित करते हैं ये, और मानव उपयोग के लिए क्या है? ये खतरनाक है, ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं? भारत सरकार ने जल जीवन मिशन, जेजेएम, जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, मतलब अच्छा क्वालिटी का लाइफ जिए, अच्छा जल पिए, पानी पिए और स्वस्थ रहें। तो इसके लिए सुधार लाने के लिए विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने, मतलब जीवन जीने को आसान बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है कि भैया गांव के लोगों को जल उपलब्ध कराया जाए। कौन सी योजना के तहत किया है ऐसा गांव के लोगों के लिए? जल जीवन मिशन, याद रखिएगा। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के लिए, मतलब लंबी अवधि मतलब, अवधि मतलब यहाँ पे समय होता है बच्चे, ध्यान रखिएगा, अवधि मतलब समय होता है, मतलब लंबे समय के लिए। तो कह रहे हैं क्या कि लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का सक्षम बनाना बनाना है। अर्थात सरकार का लक्ष्य क्या है कि जो जल जीवन मिशन हमने शुरू किया है, उसमें प्रति व्यक्ति मतलब प्रत्येक आदमी को 55 लीटर पानी क्या किया जाए? उपलब्ध कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए, ठीक है, कि उसको कितना मिले? 55 लीटर पानी मिले। और कौन सा पानी मिले? पीने योग्य पानी मिले। किसके माध्यम से मिले? पाइप के पानी से मिले, मतलब पाइप के द्वारा उसके पास पहुंचे। तो आप गांव में आज अगर जाएंगे आप, तो मेरे गांव में तो ये व्यवस्था सरकार करा रखी है कि हर घर पर एक नल लगा हुआ है और पाइप के द्वारा जमीन के नीचे से पानी पहुंचाया जा रहा है। आगे देखते हैं। अच्छा, कहेंगे सर ये स्रोत कहाँ से लाए हैं आप? तो देखिए, ये स्रोत कहाँ से मिला है? ये आर्थिक सर्वेक्षण जो 2020-21 में हुआ था, उसमें ये देखने को मिला था। ठीक है, अपने अनुभव कर लिया होगा, आपने अनुभव कर लिया होगा। क्या अनुभव कर लिया होगा? कि समय की मांग है। क्या मांग है? कि हम अपने जल संसाधनों का क्या करें? संरक्षण करें, सुरक्षा करें, है ना जी। और प्रबंधन भी करें, मतलब व्यवस्था करें कि फिर और कैसे बचाएं हम। सुरक्षित तो कर लिए, लेकिन और प्रबंधन भी करना जरूरी है कि ठीक से खर्चा हो, फिर बेफिजूली खर्चा ना हो, पानी बर्बाद ना हो। स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, है ना जी। अब स्वास्थ्य संबंधी खतरे कैसे बढ़ जाएंगे? उन्हीं जलों से बढ़ जाएंगे। अगर जल प्रदूषित जल पिएंगे आप, तो बीमार नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल। खाद्यान्न
सुरक्षा मतलब जो खाने वाले अन्न हैं उसकी भी सुरक्षा जरूरी है। जब जल ही कम हो जाएगा तो कृषि कैसे कीजिएगा, कृषि नहीं कीजिएगा तो खाद्यान्न में कमी नहीं आ जाएगी। खाने वाला जो अन्न है खाद्यान्न बोलते हैं उसी को, तो उसको भी सुरक्षित करना है। अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की भी निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। कहने का मतलब क्या है कि अगर जल सुरक्षित है तो कहीं न कहीं आपकी आजीविका सुरक्षित है। मतलब किसान कृषि कर पाएँगे और फैक्ट्रियों में जो मज़दूर है वो कार्य कर पाएँगे, फैक्ट्रियाँ चल पाएँगी, तो उत्पादन क्रिया भी वहाँ होती रहेगी। समझ रहे हैं? कारखानों में। तो इसकी निरंतरता बनी रहे ये सुनिश्चित करें किसी तरह, और इस ये करेंगे आप तो हमारे जो प्राकृतिक पारितंत्र है, पारितंत्र मतलब वही आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया गया था ना, पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें पारितंत्र में कौन रहते हैं? वनस्पति जात, जीव जाति ये सभी रहते हैं ना जी, सबको जल चाहिए। तो इन पारितंत्रों को निम्नीकृत मतलब खराब होने से, डिग्रेड होने से क्या करेंगे? बचा लेंगे आप। समझ रहे हैं बात को? इसलिए जल का संरक्षण और प्रबंधन क्या है? बहुत जरूरी है। ठीक है? आगे लिखता है क्या बच्चे कि जल जो है संसाधन के अति शोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है। मतलब यदि आपने जल का ज्यादा शोषण कर लिया, ज्यादा यूज किया और कुप्रबंधन कर रहे हैं, कुप्रबंधन मतलब गलत तरीके से यूज हो रहा है उसका, जहां मर्जी वहां खर्चा हो रहा है। ठीक है? तो प्रबंधन तो सही से नहीं हुआ ना जी, जल होते हुए भी। अगर बारिश हो भी रही है तो उसके जल को आपने इकट्ठा नहीं किया तो कुप्रबंधन हो गया। तो ये करने से क्या होगा? संसाधन जो जल है आपके पास इसका ह्रास हो जाएगा, कमी हो जाएगी इसकी। और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो जाएगी। मतलब जितने भी वनस्पति जात, प्राणी जात इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, सबके जीवन संकट में पड़ जाएंगे, जिसका हमारे जीवन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। और जब जब वनस्पति ही नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, जीव ही नहीं रहेंगे, तो हम किससे अपने जीवन चलाएंगे? समझ रहे हैं? क्रियाकलाप आपने दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए एक संक्षिप्त प्रस्ताव लिखे। बिल्कुल, आप लिख सकते हैं कि जल संरक्षण करने के लिए क्या कर सकते हैं दिन प्रतिदिन में। भैया जब हम जल का उपयोग कर रहे हो तो कोशिश करें नल को जल्दी बंद कर दे, थोड़ा धीरे धीरे नल को चलाएं। पानी यूज करते समय में कोशिश करें कि नहाते टाइम ज़्यादा पानी बर्बाद ना करें बेवजह। अब देखिए एक क्या है इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा है एग्जाम में पहले भी, तो इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है? बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। अब इस शब्द को समझ लीजिएगा। और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। ठीक है? बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं होती क्या है? देखिए, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं होती हैं कि जिनका उद्देश्य बहुत सारा होता है। अर्थात कि नदी है, एक नदी है, आप ऐसे समझिए कि एक नदी है, नदी बह रही है। अब उस नदी पर आपने क्या किया? बांध बना दिया एक। बांध बना दिया तो यहाँ पे क्या होगा? पानी जमा हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है? और ये बांध अक्सर बनाए जाते हैं ऊंचाई पर, और इसके नीचे क्या होता है? इसके दूसरी तरफ क्या होता है? नीचा, बहुत नीचा होता है, झुका होता है। तो अब यहाँ से मान लीजिए आप बांध बना दिए और यहाँ से पानी ऊपर से गिराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जल विद्युत तैयार होगा। क्या तैयार होगा? जल विद्युत। जल विद्युत कैसे तैयार होता है ये आपको अभी यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि जब पानी ऊपर से गिरेगा ना तेजी से, तो नीचे पंखा लगा होता है इस तरह से। ठीक है? और यहाँ पे ये लगा होता है, इस पर गिरेगा तो ये पंखा चलेगा। ठीक है? और चलेगा तो उससे टरबाइन जुड़ा होता है। अब टरबाइन में क्या होगा? बिजली बनेगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से यहाँ पे बिजली बनाई जाती है। वहीं जब यहाँ पानी स्टोर कर लिया गया दूसरी तरफ, अब सोचिए यहाँ पानी स्टोर कर लिया गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा? मछली पालन होगा। मछली पालन के अलावा क्या हुआ कि इस पानी को स्टोर करके दूसरे क्षेत्रों में जहाँ पे कृषि कार्य हो रहे हैं वहाँ पहुँचाया गया पानी को। पीने के लिए कहीं पानी कम कम था, उस एरिया में पीने के लिए पानी पहुँचाया गया। तो इस तरह से नदी पर जो है ना बांध बना करके बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। और इसीलिए कह रहा है कि बहुत सारे उद्देश्यों के लिए नदी परियोजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है? और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, और इस तरह जल जो हमारे लिए एक संसाधन है उसका प्रबंधन किया जाता है, व्यवस्था किया जाता है। ठीक है? अब आइए हम चैप्टर में एंट्री करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इसमें कि यहाँ पे आइए क्या कह रहा है। तो आगे इस टॉपिक में जब एंट्री करेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। ठीक है? ये क्वेश्चन तो मन में आएगा कि भैया जल को सुरक्षित कैसे करें, उसका रख रखाव का व्यवस्था कैसे करें, प्रबंधन कैसे करें। तो पुरातत्व वैज्ञानिक, अर्थात जो पुराने तत्व के वैज्ञानिक है, मतलब जो पुराने वस्तुओं के जो वैज्ञानिक होते हैं, और ऐतिहासिक अभिलेख या दस्तावेज, ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक क्या होता है?
देखिए ऐतिहासिक मतलब बहुत पुराना जो इतिहास है हमारा, और उसमें से क्या मिला है, हमारे इतिहास में जब हम देखते हैं तो हमें अभिलेख प्राप्त हुआ। जो हमारे पुराने अभिलेख क्या होता है, मन में आएगा सबके कि अभिलेख क्या होता है। देखिए 2 शब्द है यहाँ, एक अभिलेख, दूसरा दस्तावेज। दस्तावेज तो आपको पता होगा, दस्तावेज वो होता है अ, जैसे किसी चीज़ पर कोई चीज़ लिखा हो और वो हज़ारों वर्ष पुराना हो। इसे तारपत्रों पर लिखा जाता था। आपने तारपत्रों के बारे में शायद पढ़ा हो। तो तारपत्र क्या थे? एक अब हमारे लिए दस्तावेज का काम कर रहे हैं। दूसरा अभिलेख क्या होता है कि बड़े-बड़े जो है ना पत्थरों पर जो चट्टानें होती हैं, उस पर कुछ लिखवा दिया गया। तो वो क्या कहलाता है? वो अभिलेख कहलाता है। वो लिखा हुआ है उस पर ना जी, और वो ऐतिहासिक है, मतलब बहुत पुराना है। तो हमारे लिए क्या है? दस्तावेज की तरह है, मतलब कोई जानकारी दे रहा है, तो उसी को बोलते हैं। जो पुरातत्व वैज्ञानिक होते हैं ना जी, यही पढ़ पाते हैं इन अभिलेखों, दस्तावेजों को। ठीक है? तो पुरातत्व वैज्ञानिक जो हमें जानकारी दिए, और ऐतिहासिक अभिलेखों और दस्तावेजों से जो हमें जानकारी प्राप्त हुआ, वो हमें बताते हैं। क्या बताते हैं? कि हमने प्राचीन काल से ही, मतलब प्राचीन मतलब पुराना, और पुराना भी नहीं, बहुत पुराना, हजारों वर्षों पुराना। तो हमने प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई। अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, जो पुराने हमारे दस्तावेज मिले हैं उनमें ये जानकारी मिलती है कि हम प्राचीन काल में, मतलब बहुत पुराने समय से ही सिंचाई करने के लिए, सिंचाई कहाँ करते हैं? खेतों में। तो खेतों में सिंचाई करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए पत्थरों से और मलबों से, मलबा क्या होता है? कूड़ा कचरा, ठीक है ना। मलबों से मतलब उन पत्थरों के टुकड़ों से क्या बनाते रहे हैं? बांध बनाए हैं। जलाशय अथवा झीलों के तटबंध बनाए हैं। जलाशय क्या होता है? जहाँ जल इकट्ठा हो जाए ना जी, उसको जलाशय कहेंगे। जैसे तालाब भी जलाशय का ही कहते हैं। तो जलाशय को, और झीलों के तटबंध, तटबंध क्या होता है? तो देखिए ये मान लीजिए ये झील हो गया, तो झील का ये सब क्या है? ये तटबंध हो गया। ये सब क्या है? तटबंध हो गया। इसको आप क्या करेंगे? और ऊंचा कर देंगे तो पानी और ज़्यादा स्टोर हो जाएगा इसमें, और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा पानी इसमें। तो तटबंध और नहरों जैसी, ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या? कि नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई है। मतलब हमने क्या किया कि भैया पानी को हमने स्टोर किया, कहीं पे इकट्ठा किया, और उस पानी को क्या किया, एक तरफ से मैंने हमने क्या किया, ऊंचे ऊंचे बना दिए। यहाँ पर झील के चारों तरफ क्या बना दिए? ऊंचा ऊंचा तटबंध बना दिए। और एक तरफ से हमने क्या किया? खोल दिया, और यहाँ से नहर की तरफ बना के पतला सा, और पानी को ले गए क्या करने के लिए? सिंचाई करने के लिए ले गए। तो इस तरह से हम करते आए हैं। ये हमें पुराने प्रमाणों से प्राप्त हो रहा है जानकारी। ठीक है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है। परिपाटी मतलब वही तरीका, वही रास्ता आधुनिक भारत में, मतलब आज के समय में हमने क्या किया है? आधुनिक भारत में जारी रखा है इस चीज को। आज भी हम नहरों के माध्यम से सिंचाई करते हैं ना जी। पानी को स्टोर करके बांध बनाते हैं कि नहीं? नदियों का भी बांध बनाते हैं, झीलों का भी बांध बनाते हैं हम। और नदियों पर बांध बना करके पानी को स्टोर करके हम क्या करते हैं? उस पानी को सुरक्षित करके हम पानी को ले जाते हैं सिंचाई कार्यों के लिए और विभिन्न कार्यों के लिए। और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए जाते हैं। मतलब नदियों पर क्या देखने को मिलता है आपको? बांध देखने को मिलता है। ठीक है आपको? जैसे जैसे आप समझ लीजिए कि भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टिहरी बांध बना हुआ है। इसके अलावा सतलज नदी पर भाखड़ा और नांगल बांध आपको बना हुआ है पंजाब में। उसके बाद उड़ीसा में आपका महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है? तो इस प्रकार ही हम बांध निर्माण करते हैं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियां वो देखते हैं। अच्छा, हमको लगता है कुछ छूट गया है ऊपर में। हाँ देखिए, ये छूट गया था। चलिए ये देखते हैं इसको। स्रोत कहाँ से लिया गया है ये? तो स्रोत कहता है ये द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट CSC 1999, 1999 से लिया गया है। क्या कहता है? भारत की नदियां विशेषकर छोटी सरिताएं मतलब छोटी छोटी धाराएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है। पता है कितनी मतलब अजीब बात है। ये धाराएं जहरीली हो गई हैं, और बड़ी नदियों जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, मतलब आधुनिक तरीके से खेती करना, जिसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? खाद वगैरह प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा नगरीकरण, नगरीकरण समझ रहे हैं ना, कि शहर का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। औद्योगिकरण, उद्योग बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। इससे भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है। समझ रहे हैं?
इससे संपूर्ण जीवन क्या है, खतरे में है। क्लियर है? तो आगे क्या आप देख लेते हैं। चलिए, प्राचीन भारत में जलीय कृतियां, पुराने भारत में जलीय कृतियां क्या क्या मिली है, चलिए देखते हैं। ईसा से ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्री, एक सेकेंड, यहाँ पे ईसा लिखा है उसको पहले समझ लीजिए आप। देखिए ईसा क्या है, कहते हैं ना, देखिए जो हम कैलेंडर घरों में आप नॉर्मली देखते होंगे, उस कैलेंडर को बोलते हैं रोमन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर बोलते हैं, रोमन कैलेंडर। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, देखिए ध्यान से। तो मान लीजिए ईसा मसीह, ठीक है, आप देखते हैं कि ये ईसा मसीह है, और ईसा मसीह का जन्म हो रहा है, ठीक है, ये पीरियड हो गया। तो ये पीरियड जब जन्म हुआ कोई भी, तो शुरू में क्या होता है, जीरो। अब यहाँ जन्म हुआ तो इसके बाद से क्या होगा, फिर साल बढ़ता चला जाएगा। तो साल कैसे बढ़ेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, इस तरह बढ़ता जाएगा। अभी कौन सा साल चल रहा है, तो अभी चल रहा है 2024। समझ में आया? तो ये ईसवी था जब ईसा ईसा मसीह का जन्म होता है। और इसी समय एक कैलेंडर जन्म से जारी किया गया, जिस कैलेंडर को कहा गया क्या, रोमन कैलेंडर, और ये जारी होता है। और ये कैलेंडर के अब जारी हुए, अर्थात ईसा मसीह को जन्म लिए कितने वर्ष हो गए, 2024 साल बीत गए। अच्छा, इससे पहले का जो पीरियड, क्या समय नहीं था कोई, क्या कोई जन्म नहीं लिया था, या कोई समय नहीं था, या फिर दुनिया नहीं थी, बिल्कुल थी। तो उससे पहले जो दुनिया थी, उस समय उस पीरियड को, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले के पीरियड को कहते हैं क्या, ईसवी पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसवी पूर्व। पूर्व मतलब पहले का, और ईसवी तो पता ही है आपको। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, इससे पहले क्या होगा, 1 2 3, समझ रहे हैं, 4 5, तो ये उल्टा जा रहा है, समझ रहे हैं बात को ना। यहाँ से हम उल्टा कर मतलब गिनते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि 270 ईस्वी पूर्व, अगर मान लो लिखते हैं हम 270 ईस्वी पूर्व, तो पूर्व लिखेंगे तो किधर जाएगा, तो पूर्व लिखेंगे पहले का, तो मतलब यहाँ कहीं आगे आएंगे तब क्या मिलेगा, 270 ईयर मिलेगा आपको, 270वां साल मिलेगा। तो ऐसे उल्टा काउंट करते हैं, ठीक है। अब वही अगर इसी पूर्व न लिख के हम सीधा सीधा क्या लिख दें, हम लिख देते हैं क्या, सिर्फ ईस्वी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, सिर्फ ईस्वी, 270 ईस्वी। तो यहाँ कहीं आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कहीं 270 ईस्वी मिल जाएगा हमको। समझ में आ रहा है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। और इसीलिए ज़रूरी है ये, क्योंकि इससे आपको ईयर समझने में आसानी होगी। पुराने समय को हम ऐसे ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो ईसा से 1 शताब्दी, 1 शताब्दी मतलब कितना होता है, 1 शताब्दी मतलब होता है, आप ऐसे समझिए कि 100 वर्ष। कितना होता है, 100 वर्ष। तो ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में क्या नाम है मिला हुआ है, प्रयागराज, ठीक है। इसका पुरानी नाम भी क्या था, प्रयागराज था, बाद में इलाहाबाद हुआ, फिर से प्रयागराज किया गया है। तो ये जो इलाहाबाद है, इसके नज़दीक कहाँ, श्रीअंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। मतलब एक डैम मिला है, एक बांध मिला है, जिसमें ये देखने को मिलता है क्या, कि गंगा नदी के जल को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था, जहाँ जल को क्या करा जाए, संग्रहित करा जाए, इकट्ठा किया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। एक और उदाहरण देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण किया गया था। तो आप कहेंगे सर पहले चंद्रगुप्त मौर्य तो बताइए। बच्चे देखिए, आप कभी न कभी सुने होंगे सम्राट अशोक, अशोक के बारे में। ये अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके समय में लगभग ये ऐसे समझिए कि ईसा मसीह से ये 300 साढ़े 300 वर्ष पहले की कहानी है। तो उस समय में बृहत स्तर पर बांध बनाए गए थे बहुत ज़्यादा। कहाँ बनाए जाएंगे, नदी पर बनाए जाएंगे ना जी। झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण किया गया था, मतलब झीलें भी बनवाई गई थी, झील बनवाकर उससे पानी इकट्ठा करवाया जाता था, बाद में उसी पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण मिले हैं। इसके अलावा आगे क्या होता है कि कलिंग, कलिंग कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, याद रखिएगा कलिंग कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। तो कलिंग, उसके अलावा नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, बेन्नूर जो कर्नाटक में पड़ता है, और कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है ना जी। कोल्हापुर, सोलापुर, इस ऐसा आएगा नाम, तो समझिए महाराष्ट्र में पड़ता है। इसमें उत्कृष्ट सिंचाई मतलब, उत्कृष्ट मतलब अच्छे प्रकार के सिंचाई के तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। क्लियर है, आसान बात।
अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई, ध्यान रखिएगा। कब बनाई गई थी? 11वीं शताब्दी में, लगभग आज से कितने वर्ष हो गए पहले? लगभग हजार तो नहीं हुए, लेकिन 900 वर्ष पहले, लगभग 900 वर्षों से पहले ये बनाई गई थी कृत्रिम झील। बोलेंगे सर कृत्रिम झील क्या होता है? सर झील तो सुना था, कृत्रिम झील बच्चे वो होता है ना जिसको मानव बनाता है, मनुष्य बनाता है, ठीक है। और अ, प्राकृतिक झील वो होता है जो प्रकृति द्वारा बन जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है? भोपाल झील कहाँ होगा? भोपाल में, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास, अब जाएंगे ना तो एक मेट्रो स्टेशन है हौज खास, वहां पे एक झील भी है। कौन सा झील है? हौज खास झील। एक विशिष्ट तालाब बनवाया था, झील या तालाब जो बोल लीजिए इसे, ठीक है। हौज खास ये किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। कब? 14वीं शताब्दी में, सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सिंचाई के सप्लाई के लिए। अब देखिए ये सब लिया गया है स्रोत डाइंग विजडम CS 1997 से लिया गया है ये सब स्रोत। ये देखिए हीराकुंड बांध जो बताया था ना आपको मैंने, कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। किस नदी पर है? महानदी पर बना हुआ है। देखिए अब पानी अधिक हो जाता है तो ये डैम से छोड़ा जाता है इस तरह से, ठीक है। ये उड़ीसा नदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक है, ठीक है। तो बांध क्या है ये पढ़ेंगे हम। वे हमें जल संरक्षण कैसे, किस प्रकार से देते हैं, और जल को प्रबंधन करने में भी कैसे सहायक है वो। तो देखिए परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। ध्यान समझिएगा, एक शब्द आया है, ध्यान रखिएगा, ये परंपरागत। तो परंपरागत क्या होता है? देखिए परंपरागत वो होता है जो परंपरा में हो, अर्थात जिसका हम प्रयोग हम पहले भी करते रहे हों और आज भी कर रहे हैं। तो इस अगर जिसका हम प्रयोग पहले हजारों वर्षों पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि ये परंपरागत चीज है, ये परंपरा में शामिल है ये। तो हम बांध का प्रयोग तो करते आए हैं ना सालों से, हजारों सालों से, तो हम लिख सकते हैं क्या? परंपरागत बांध, ठीक है। नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन। देखिए बांध पहले ही बनते थे, उन जल का बांध से रोके गए जलों का प्रयोग पहले सिंचाई के लिए होता था, पर आज सिंचाई के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे बिजली बनाना हो, विद्युत उत्पादन, घर में उपयोग करना हो, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, उद्योग में, इंडस्ट्री वगैरह जहाँ हमारे उद्योग है उसमें, कारखाने में प्रयोग होता है। जल आपूर्ति, जहाँ जल की आवश्यकता है उस क्षेत्र में जल को पहुंचाना। बाढ़ को नियंत्रित करना, नदी में अचानक पानी ज़्यादा आ गया तो उसको बांध के द्वारा, डैम के द्वारा पानी को रोक लेना और धीरे धीरे पानी को छोड़ना, तो क्या हो जाएगा? बाढ़ नियंत्रण। मनोरंजन, और मैं कहेंगे सर मनोरंजन इससे कैसे होता है, मस्ती कैसे होती है? यार भाई घूमने भी तो जाएंगे आप, बांध देखने जाते हैं कि नहीं? इतना सुंदर बांध बना हुआ है, वहां घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, तो मनोरंजन। इसके अलावा मनोरंजन में और क्या होता है? तो भैया बांध बनाने से क्या हो गया है उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में ऐसे समझिए कि पानी रुक गया है और दूसरे क्षेत्र में पानी धीरे धीरे जा रहा है, तो वहां पे क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि जैसे आप उदाहरण ले लीजिए ना, आप देखिए यहाँ पे, कहाँ पे, आप हरिद्वार कभी घूमने गए होंगे तो वहाँ नदियों पर, जो नदियाँ हैं ना, उन पर बांध बना दिया गया है और बांध बना के पानी को धीरे धीरे छोड़ा जाता है। अब सोचिए कि दूसरे एरिया में पानी तो धीरे धीरे जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना दिया गया? सीढ़ियाँ बना दी गई है, और सीढ़ियाँ बना दी गई, सीढ़ी के नीचे उतर के लोग नहाते हैं और फिर वापस चले आते हैं। तो ये पर्यटन स्थल भी बन गया, तो मनोरंजन का साधन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या है? आंतरिक नौचालन। अब देखिए आंतरिक नौचालन कैसे होता है? जो आप बांध वगैरह बना दिए तो पानी को आपने क्या किया? स्टोर कर लिया। जो बांध बना है आपका तो पानी क्या हो गया? स्टोर हो गया। तो इस क्षेत्र में एक बड़ा तालाब सा बन जाएगा, बहुत बड़ा। तो यहाँ क्या होगा? नाव चलाइए आप, पर्यटन के लिए घूमिए, मस्ती कीजिए। अब जब पानी यहाँ रोकिएगा तो मछली भी तो पकड़ सकते हैं ना जी, तो मछली पालन भी होगा इस क्षेत्र में। तो बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो इसी को कह रहा है बहुत सारे उद्देश्य। कौन कौन से उद्देश्य? तो देखिए विद्युत उत्पादन एक उद्देश्य था, घरेलू उपयोग, औद्योगिक उपयोग, जल की आपूर्ति, बाढ़ को नियंत्रित करना, मनोरंजन करना, आंतरिक नौ संचालन करना, मतलब नौ संचालन, नौचालन मतलब
देखिए नौ चालन मतलब नाव चलाना, उसके अलावा मछली पकड़ना। तो ये सारे बहुत सारे उद्देश्य अब शामिल हो चुके हैं अब किसमें, बांधों के बनाए जाने पर नदी पर, इसीलिए बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कहा गया है। ठीक है, आगे लिखता है क्या कि इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे उद्देश्य इससे पूरे होते हैं। जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं, अर्थात इकट्ठे हुए जल के बहुत सारे उपयोग इसमें समन्वित अर्थात शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना, अतलाज सतलुज और ब्यास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, भाखड़ा और नांगल बांध, दो बांध है, अलग अलग है पर साथ में बोला जाता है। कौन, भाखड़ा नांगल बांध, पंजाब एवं हरियाणा में। ठीक है, बनाए गए हैं। उसके अलावा क्या है, विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार महानदी बेसिन में कौन, हीराकुंड परियोजना है ना, हीराकुंड या हीराकुंड लिखा है इसने, परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का क्या है, समन्वय है। क्लियर है, ये हीराकुंड देख रहे हैं आप, हीराकुंड। ऊपर में देख लेते हैं, देखिए क्या लिखा है, बांध जो होता है वो बहते जल को रोकने, बांध बना देंगे तो क्या होगा, जो जल बह रहा था उसको रोक दिया आपने। दिशा देने, आप जिस दिशा में चाहे उस दिशा में मोड़ दीजिए जल का बहाव आप। बहाव कम करने मतलब पानी को धीरे धीरे छोड़ना। इसके लिए खड़ी की गई एक बाधा है, एक रुकावट है, बाधा मतलब रुकावट, जो आम तौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। मतलब बांध बना देंगे, अगर नदी है सोचिए, और नदी के बीचों बीच में आपने क्या किया, एक बांध बना दिया, एक बांध बना दिया भाई साहब। अब इस बांध के दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ जल इकट्ठा होता चला जाएगा, इकट्ठा होता चला जाएगा, है ना, ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये एक झील का रूप ले लिया कि नहीं ले लिया, बिल्कुल ले लिया। जल भर गया इस क्षेत्र में कि नहीं भरा, बिल्कुल बन गया। तो वही बताया, जल भरण बनाती है झील या जलाशय, जलाशय मतलब जो जल का घर होता है जहाँ जल होता है वो बना देती है। आगे लिखता है क्या कि बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। ठीक है, क्लियर है। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर लगातार बहता है। अब देखिए, अब देखिएगा यहाँ पर, हाँ देखिए, एक तरफ देख रहे हैं पूरा पानी रुका हुआ है, दूसरी तरफ क्या है, ढाल वाला क्षेत्र है, देख रहे हैं ढाल वाला क्षेत्र है, मतलब पानी धीरे धीरे या रुक करके इसमें छोड़ छोड़ सकते हैं आप दूसरी तरफ, समझ रहे हैं। आगे देखिए, बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना अर्थात उनकी बनावट और उद्देश्य, मतलब किस लिए बनाए गए हैं वो, या उनकी ऊंचाई के अनुसार किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। भाई ये अधिक ऊंचा बांध है, या ये जल विद्युत बांध है, या सिर्फ मछली पालन के लिए हो रहा है, या सिर्फ सिंचाई के लिए बांध बनाया जा रहा है, इस तरह इनका वर्गीकरण किया जाता है। संरचना अर्थात बनावट और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध बनाए जाते हैं, तटबंध बांध भी होते हैं, पक्का बांध होते हैं। पक्का बांध किससे होंगे, जो सीमेंटेड बांध होंगे। और इसके अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है इनको। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध, या नीचे बांध, मध्यम बांध और ऊंचो बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्लियर है, नाम है बांधों के। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, अर्थात जल एक संसाधन है जिसका क्या बोलते हैं, प्रबंधन के मतलब उसको सुरक्षित रखने के और उसका उपयोग करने के, उपागम मतलब रास्ते, उपागम मतलब उस रास्ते पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशीकरण काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश के विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। अब देखिए, जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था ना, तो उसके बाद बांध बनाने की प्रक्रिया में तेजी आई। ठीक है, हमारे पहले प्रधानमंत्री बांधों को जो है ना बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, जवाहरलाल नेहरू जी। तो उन्होंने क्या कहा, मतलब जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद क्या किया गया कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लागू किया गया, बहुत सारे उद्देश्यों से संबंधित योजनाओं को। किस पर, तो उपनिवेशी काल में बनी जो बाधाओं, अब देखिए उपनिवेशी काल में क्या हुई थी, बहुत सारी बाधा आई थी कि भैया जैसे अंग्रेज चाह रहे थे वैसे हम जी रहे थे। उपनिवेशी काल अर्थात
हम बता चुके हैं, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो इससे बहुत सारी बाधाएं हुई थी। अब इसको हम पार करते हुए देश के विकास के लिए आगे आए कि भैया अब विकास करना है, हम स्वतंत्र हो गए हैं, समृद्धि चाहिए, है ना, हमको अमीर बनना है, धनी बनना है, विकास करना है, डेवलप करना है। तो इस रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। किसके रूप में देखा गया? वाहन के रूप में। वाहन क्या होता है? देखिए, वाहन बोलते हैं ना सवारी गाड़ी को, जिससे आप गाड़ी पे बैठ के कहीं जाते हैं ना, उसको वाहन बोलते हैं। जैसे हवाई जहाज भी क्या बोलते हैं? एक वाहन हुआ। रेल भी क्या हुआ? ट्रेन क्या हुआ? एक वाहन हुआ। मोटरसाइकिल भी एक वाहन हुआ। तो जो विकास और समृद्धि को लेके चले, ऐसे वाहन किसको कहा गया? बहुउद्देशीय परियोजनाएं वाले बांधों को कहा गया। क्लियर है? जो बांध है ना, इसको कहा गया क्या कि ये विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाला वाहन है बांध, इसलिए बांध बनाया जाए। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे, है ना, कि आधुनिक भारत में जो मंदिर है ना, ये बांध ही है, इन बांधे से ही विकास होंगे। ठीक है? उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। अर्थात वो मानते थे कि जब हम बांध बना लेंगे ना, तो उस पर विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं को चलाएंगे, जैसे कृषि से संबंधित परियोजना, और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जल व्यवस्था उपलब्ध होगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो जब कृषि अच्छे से होगी, तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की, गाँवों की जो है अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, मतलब वहाँ पैसे रुपए आ जाएंगे, समृद्धि आ जाएगी। उद्योगों को जल मिल पाएगा तो उद्योग बढ़ेगा। नगरों में अर्थव्यवस्था जो है वो बेहतर होगी। जब गांव बेहतर होंगे तो नगर शहर भी बेहतर हो जाएंगे, और ये सब एक साथ समान रूप से विकास करेंगे। क्लियर है? पिछले कुछ वर्षों में ध्यान दीजिएगा, पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बने हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब पिछले कुछ वर्ष के डाटा आप चेक करेंगे ना, तो जितने भी ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ना, इनमें बड़े बांध जो है, जो बहुत बड़े बड़े बांध है, जो नदियाँ बनाए गए हैं, उन पर परिनिरीक्षण किया गया, मतलब इसका फिर से देख रेख जब किया गया, तो इसके विरोध में बहुत लोग उभर आए हैं, बहुत लोग विरोध करने लगे हैं इसका। अब क्या कारण है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है? तो क्रियाकलाप यहाँ पे दे रहा है। क्रियाकलाप में क्या है आपका कि क्रियाकलाप में है परंपरागत तरीकों से बांध बनाने की कलाविधि और सिंचाई कार्यों के बारे में अधिक पता लगाएं। तो ये आप अपने इनसे जो आपके बड़े हैं आपके घर में, उनसे जानकारी ले सकते हैं, या आस पड़ोस में जानकारी ले सकते हैं, या गूगल से पूछ सकते हैं। अब देखिए, ये एक जो है, यह एक लोकप्रिय भादु गीत है। भादु गीत मतलब क्या होता है? देखिए, भादु गीत जो होता है ये एक क्या बोलते हैं उसको, लोकगीत है। ऐसा समझिए कि जो आम जनता मिलकर इसे गाती है। दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है ये, मतलब वहाँ गाया जाता है वहाँ पे ये गाना। जो शोक की नदी कहे जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है। अर्थात लोग जो है अपनी समस्याओं को गीत के माध्यम से बता रहे हैं। और ये दामोदर नदी कहाँ है? दामोदर नदी आपको पश्चिम बंगाल में, इसे शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? शोक। अच्छा, नदियों को शोक क्यों कहा जाता है, ये तो आपको 9th में पढ़ा दिया गया था, फिर भी जान लीजिए थोड़ा सा माइंड के लिए, कि जैसे बिहार की जो शोक है वो कौन है? बिहार की शोक है कोसी नदी। शोक क्यों बोलते हैं किसी नदी को? देखिए, कोई नदी अगर अचानक से नदी में पानी अधिक आ जाए और नदी अपना रास्ता बदल ले, तो पानी आसपास के गांव में घुस जाता है। लोग सोए हुए हैं, पता चला बाढ़ में बहने लग गए, तो इसीलिए उसे शोक कहा जाता है। इससे जान माल का भारी नुकसान होता है। इसी प्रकार से एक जैसे आपके उड़ीसा में जो महानदी है, वो वहाँ पे शोक थी, मतलब वहाँ पे बाढ़ का कारण बनती थी, इसीलिए उस पर क्या बनाया गया था? हीरा कुंड बांध बनाया गया था, जो भी पढ़ा है आपने। इस गाने को देखिए क्या कहता है इसमें, कि हमने आषाढ़ में फसलें बोई। फसल कब बोई जाती है? आषाढ़ में। हम भद्रा में भादु लाएंगे। ठीक है। बाढ़ से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलेंगी। ओह दामोदर, हम आपके पैर पड़ते हैं। बाढ़ का कहर कुछ कम करो। भादु 1 साल के बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलने दो। समझ रहे हैं? तो एक कहानी के माध्यम से बातों को रखा जा रहा है। अब जो है हम जो पढ़ रहे थे, याद होगा आपको कि पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं बड़े बांध के कई कारणों से पुनर्निरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। तो विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, बांधों का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए,
नदियों पर जब बांध बना देंगे आप, तो बांध बनाने से उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। प्राकृतिक बहाव अर्थात अर्थात नदियां जिस प्रकार से बह रही थी, वो बहाव अवरुद्ध हो गया, रोक दिया उस बहाव को आपने, ठीक है। और उसको अपने अनुसार आप चला रहे हैं। अब आगे क्या है देखिए, कि जिसके कारण क्या होता है, तलछट बहाव कम हो जाता है। अब तलछट बहाव क्या होता है देखिए, अगर ये नदी है, ध्यान समझिएगा, अगर ये जो है आपकी नदी है, तो नदी के तल में मतलब नीचे में क्या होगा, नदी के पानी के साथ साथ क्या आएगा, बहुत सारे गाद आएंगे। गाद मतलब कचरे वगैरह आएंगे जो बहकर साथ में आते हैं, मिट्टी वगैरह, बालू, सीट सिल्ट वगैरह। अब यहाँ आपने क्या बना दिया है, ध्यान समझो, यहाँ आपने क्या बना दिया, बांध। अब बांध बना दिया, और चूंकि बांध बनाएंगे तो बांध के ऊपर से पानी जाएगा, तो पानी ऊपर जाएगा, लेकिन नदी के तली में नीचे में जो गाद था, कचरा था, वो नहीं बह पाता है, वो रुक जाता है। और इससे क्या होगा कि वो कचरा जमा होते होते, वो गाद जमा होते होते ऊंचा हो जाता है, और फिर नदी का जो है जल स्तर बढ़ जाता है। मतलब समझिए कि नदी पूरी नीचे से मिट्टी से भर जाती है, वो मिट्टी निकल नहीं पाता, समझ रहे हैं ना, वो तलछट निकल नहीं पाता, तो तली में जो जो तलछट को निकाल के आप निकाल सकते थे, वो तलछट निकल नहीं पाता है, और पानी आसपास क्या होता है, फैल जाता है। तो इससे भी बाढ़ का कारण बन जाता है ये क्षेत्र पूरा। इसके बाद आगे देखिए, आगे कहता है क्या, कि अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता जाता रहता है, जो बताया हमने आपको, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है नीचे का। और नदी के जो जलीय जीव आवास हैं में भोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि वो हार्ड हो जाता है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, ध्यान दीजिएगा, बांध क्या करते हैं, नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, क्योंकि आप नदी को बांध बना दीजिएगा तो एक हिस्से में नदी का एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा दोनों अलग हो जाता है। जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जो जलीय जीव है, जलीय जीव जब अंडा देते हैं, ऐसी ऋतु में जब अंडा देते हैं, उन जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। अर्थात कुछ जीव जो होते हैं, जैसे ये नदी है, तो कुछ जीव जो हैं वो रहते यहाँ होंगे, ठीक है, मान लीजिए, लेकिन जब ठंड का मौसम आता है तो वो आगे चले जाते हैं और यहाँ जाके अंडा दे देते हैं। अब मौसम बदला है, चूंकि यहाँ बांध बना दिया गया नदी पर, तो ये तो इससे आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि इस क्षेत्र में मान लीजिए ठंड अधिक पड़ रहा है, तो इनके अंडे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे अगर देंगे भी तो इस कारण बहुत समस्याएं आती है। तो वही कह रहा है कि स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाता है इनका, जलीय जीवों का। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय, जो बाढ़ के मैदान में जो जलाशय बनाए जाते हैं, वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। जैसे आप ये नदी हो गया, और इस नदी पर हमने बांध बना दिया, तो यहाँ पे तो पानी जमा होता चला गया और ये पानी फैलता चला गया, तो आसपास जो जंगल थे ना बच्चे, नीचे में जो आसपास जंगल थे यहाँ पे, उन जंगलों में पानी भर जाता है, तो यहाँ रहने वाले जीव जो है, जंगली जीव, वो मर जाते हैं या डूब जाते हैं। या कभी कभी ये होता है कि यहाँ जो पेड़ थे वो भी पानी में डूबे डूबे खराब हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नुकसान है, समझ रहे हैं बात को, अभी तक आप फायदा देख रहे थे बांधों के, अभी नुकसान देख रहे हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं उनको बहुत सारे आंदोलन झेलने होते हैं। जैसे जो पर्यावरणविद है, जो पर्यावरण की सुरक्षा की मांग करते हैं, उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था, नर्मदा नदी पर बांध बनाने के विरोध में। और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए, मतलब टिहरी नदी पर थी, टिहरी बांध जो बनाया गया था भागीरथी नदी पर, उसके भी आंदोलन चलाए गए। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण होता है। अब ये वृहद स्तर पर विस्थापन कैसे होता है देखिए, अब देखिए, ये रहा नदी, ठीक है। अब नदी पर हमने क्या बना दिए, बांध। बांध बनाने से ही जो नदी का पानी था ये बाहर निकल आएगा, क्योंकि जमा हो रहा है पानी ना जी, ऊंचा, यहाँ ऊंचा बना दिया गया ना बांध को। तो क्या होगा, यहाँ पे ऊंचाई बढ़ जाने से ये पानी क्या होगा, पूरा बड़ा सा लंबा बांध है, तो यहाँ पानी फैलता चला जाएगा आसपास। अब आसपास के जंगलों में सोचिए, इस नदी के दोनों तरफ जो लोग रहते हैं, उन्हें अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी बढ़ रहा है और पानी हमेशा लगा रहेगा यहाँ पे। तो इस वजह से ये इसका विरोध करते हैं स्थानीय समुदाय जो रहते हैं आसपास, नदी के आसपास, ठीक है।
आम तौर पर ध्यान दीजिएगा, आम तौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। अर्थात आप बांध बनाते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत आप देश का विकास करना चाहते हैं, लेकिन इससे जो स्थानीय लोग हैं, उन स्थानीय लोगों की जो जमीन है वो डूब जाती है पानी में, आजीविका चला जाता है, जिस जमीन में उनके फसल लगे होते हैं वो डूब जाते हैं हमेशा के लिए। और संसाधन से लगाव जो आपको चाहिए ना जी, मतलब आप जल चाहिए आपको, उससे लगाव है, तो ठीक है, उस लगाव के चक्कर में आप बांध बना देते हैं, देश तो संभल जाता है, लेकिन ये जो स्थानीय समुदाय है ना, इस स्थानीय समुदाय की को कुर्बानी देनी पड़ती है, मतलब बहुत नुकसान होता है उनका। ठीक है, आगे देखा जाता है, इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा तो इस किसको मिल रहा है, मतलब अगर स्थानीय लोगों को उसका नुकसान हुआ है तो उसका बांध का लाभ भी तो उन लोगों को मिलना चाहिए। अगर उनको नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, ये प्रश्न तो बनता है। शायद जमींदारों को और बड़े किसानों को, या उद्योगपतियों को जो जल का उपयोग कर रहे हैं, और कुछ नगरीय केंद्रों को जहां नगर में जल की कमी है वहां जल पहुंचाया जा रहा है। गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते होंगे? बिल्कुल नहीं। उनको क्या लाभ मिलेगा, गांव के जो भूमिहीन है? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है। अर्थात सिंचाई जो है वो जिस क्षेत्र में होगी उस क्षेत्र में उसी प्रकार के फसल बोए जाएंगे जिनको सिंचाई चाहिए। जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, अर्थात किसान जो है ऐसी खेती करना चाहते हैं जिनसे उनको फायदा हो सके। कैसा फायदा? वाणिज्यिक फायदा, मतलब वो बेचकर पैसा मुनाफा कमा सके। उधर मतलब इस प्रकार के फसलों को बोना पसंद कर रहे हैं कौन? किसान। और ऐसे वाणिज्यिक फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। आपने पढ़ा था ना कि अधिक जो है सिंचाई से मृदा क्या हो जाता है, लवणीकृत हो जाता है, और इससे क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों, ध्यान रखिएगा, इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। अर्थात आप ऐसे समझिए कि जो अमीर भूमि वाले हैं, जिनके पास बहुत सारी भूमि है, उनको सिंचाई के लिए जल मिल गया बांध बन जाने से, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में अधिक विकास कर लिया। लेकिन जो भूमिहीन थे और जो गरीब थे और कहीं जंगलों में रहते थे छोटे भूमि पर, उनका तो घर भी चला गया, तो और गरीब हो गए, तो इससे समाज में दूरी बढ़ गया, अमीर और अमीर हो गया और गरीब हो गया। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। अर्थात बांध जब बना, तो बांध जब बनने से जो जल इकट्ठा हुआ बच्चे, उस जल के उपयोग के लिए फिर लड़ाइयां होनी शुरू हुई कि भाई इसका लाभ किसको मिले। समझ रहे हैं? तो उन जो लोग इसका उपयोग और लाभ चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, उन लोगों के बीच संघर्ष पैदा हो गया। समझ रहे बात को? गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। अर्थात ऐसे समझिए कि साबरमती नदी कहाँ है? गुजरात में है। तो गुजरात में जब साबरमती नदी पर डैम बनाकर पानी को रोककर उस पानी को जब शहरी इलाकों में दिया गया, कहाँ दिया गया? नगरीय क्षेत्र में दे दिया गया पानी को, तो वहां रह रहे जो किसान थे ना, किसानों ने उपद्रव कर दिया कि भैया कि पानी तो हम ही को चाहिए, हमें ज्यादा आवश्यकता है पानी की। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत, अर्थात बहुउद्देशीय परियोजनाओं, जो परियोजनाएं होती हैं जैसे बांध बनाना, तो इसकी लागत बहुत अधिक होती है और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। मतलब राज्यों के बीच झगड़ा होने लगता है। देखिए, इस प्रकार समझिए कि जो नदी बह रही है, ये नदी ऐसा तो नहीं कि राज्य देकर बह रही है कि भाई हाँ भाई हम यूपी से निकल रहे हैं तो हम बिहार नहीं जाएंगे, या फिर हम मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं तो हम महाराष्ट्र नहीं जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। नदी की तो अपनी रास्ता है, सीमाएं तो हमने बना रखा है। तो ऐसा में दो दो राज्यों के बीच बच्चे झगड़े बढ़ जाते हैं कि हम नदी के जल का उपयोग हम करेंगे, तो दूसरा कहता है हम करेंगे। ऊपर में कुछ छूट गया था, देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिए, सरदार सरोवर बांध
गुजरात में नर्मदा नदी बनाया गया है। पहला बात ध्यान रखिएगा, किस पर बनाया गया है गुजरात में? नर्मदा नदी बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य शामिल हैं। महाराष्ट्र फायदा उठाता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन चारों को लाभ मिलता है सम्मिलित रूप से। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में 9490 गांव तथा 173 कस्बों को तथा राजस्थान में 124 गांवों के सूखे ग्रस्त क्षेत्रों को और मरुस्थल भागों की जल को आवश्यकता को पूरा करती है। समझ रहे हैं बात को कि इस परियोजना से कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? हाँ, हानि भी हुआ होगा, डेफिनेटली बात है, पर लाभ भी हो रहा है। देखिए आगे कहता है कि आप जानते हैं कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई थी। मतलब जो कोयना नदी पर बांध बनाया गया, किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो कोयना नदी किसी सहायक है? कृष्णा नदी सहायक नदी। तो अब ऐसे में क्या हो जाएगा, आपस में बहस छिड़ गया सरकारों के बीच, कैसा कैसे कर सकते हैं। और आंध्र प्रदेश और ये आपका कृष्णा नदी कौन है, महाराष्ट्र, इनके बीच में क्या हुआ, कर्नाटक के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए। इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्से में जल प्रवाह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उन्होंने आरोप लगाया। और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर उसका पड़ेगा, इसलिए बांध बनाना सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों की एक सूची तैयार करें, तो आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको डिटेलिंग। नर्मदा बचाओ एक गैर सरकारी संगठन, ध्यान दीजिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो शुरू हुआ था वो एक गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन मतलब जो सरकारी संगठन नहीं है, जिसको एनजीओ बोलते हैं, जो कुछ लोगों के समूह द्वारा मिलकर शुरू किया गया जाता है। तो गैर सरकारी संगठन है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरण के जानकारी रखने वाले विद्वानों और मानव अधिकार की वकालत करने करने वाले कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करना है। लामबंद करना मतलब एकजुट करना है, उन्हें एक साथ लाना है ताकि वो विरोध जता सके सरकार के सामने। मूल रूप से शुरू में यहाँ आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने, जैसे बांध बनाएंगे तो जंगल क्या हो जाएंगे, बांध के उस दूसरे तरफ वाले पानी के से आसपास के जंगल डूब जाते हैं, बताया है मैंने आपको अभी, डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को, बांध के बनाने की वजह से जो जंगलों के आसपास रहने वाले जो गरीब लोग हैं जो विस्थापित हो गए हैं, उन लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास, पुनर्वास मतलब पुनः मतलब फिर से, वास करना मतलब स्थापित करना, मतलब फिर से घर बनाकर उनको व्यवस्था उपलब्ध कराना, पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है कि भैया जिन गरीब लोगों का आवास चला गया, घर चला गया इस बांध के पानी में, उन लोगों को सरकार आवास दिलाए, क्योंकि बांध बनाने का काम तो सरकार ने ही किया है ना। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी, मतलब ये जो प्रयास है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। अब लोग इसलिए वहां से चले गए पहले, जो वहां लोग रहते थे नदी इलाके में आसपास में, कि भैया बांध बन जाने से ना हम लोग मालामाल हो जाएंगे, सरकार हमें बहुत कुछ देगी। प्रायः रिहंद, रिहंद एक नदी का नाम है, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ऊपर में रिहंद उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात जिन लोगों को रिहंद नदी के आसपास जब बांध बनाए जाने से विस्थापित होना पड़ा ना, उन्होंने अपने कष्टों को ऐसे समझा कि चलो देश के लिए इतना कुर्बानी दे दी, हम देश के लिए कष्ट सह गए हम। परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद, मतलब 30 साल बीत गया है इस बात को, जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है, मतलब जीने के लिए अब पहले जितनी आसानी से वो जी लेते थे, अब उनको कमाने के लिए बहुत मेहनत करने पड़ते हैं, मेहनत के अलावा खतरे भी मोल लेने पड़ते हैं। तो पूछते जा रहे हैं हम, और क्या पूछ रहे हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। समझ रहे बात को, कि जो लोग विस्थापित होते हैं उनके लिए व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। स्रोत कहाँ से लिया गया है, अच्छा ये कहा गया, ऐसा कहाँ से लिया गया है, तो कह रहा है एस शर्मा, बेली ऑफ द रिवर, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर डेवलपमेंट इन नर्मदा वैली, अबेस्कर से उद्धृत है, वहां से लिया गया है उस पुस्तक से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये रही सिंधु नदी आपकी,
ये ऊपर में जा रही है, जम्मू कश्मीर होते हुए, लद्दाख होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जा रही है। ठीक है, मुख्य रूप से ये नदी हुई। दूसरा आपका हो गई कौन, दूसरी हो गई जो प्रमुख नदी वही बताएंगे, बाकी नदी तो हम 9th क्लास में डिटेल पढ़ाई ही है। दूसरी जो प्रमुख नदी हो गई वो हो गई ब्रह्मपुत्रा, जो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से तिब्बत में बहने के बाद 1200 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है, और प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्रा जो है यहाँ पे इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ने पर इसे ब्रह्मपुत्रा नाम मिलता है, और बांग्लादेश से प्रवेश करती है तो इसे जमुना नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो गंगा नदी है, ठीक है, जो भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों नदियों के मिलने से देवप्रयाग में आगे ये बढ़ती हैं। आगे बढ़ती है गंगा नदी, तो इसमें आकर के बाईं तरफ से कौन सी नदी मिली, जमुना मिल गई, यमुना जिसको बोलते हैं, यमुना नदी, जिस दिल्ली बसा हुआ है जिसके तट पर, यही गंगा आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए नीचे चली जाती है। ठीक है, इसकी एक धारा चली जाती है जिसे हुगली नदी कहते हैं। इस हुगली नदी के तट पर कलकत्ता शहर बसा हुआ है, और इसी की दूसरी धारा जाके बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में कौन सी जगह पर मिलती है इससे, बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ठीक है, और मिलने के बाद दोनों आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है, नॉर्मली आपको इसे हम पढ़ा चुके हैं डेप्थ में। ठीक है, तो ये नदियों को बता रहा है कि किस प्रकार नदियां जो हैं वो सीमाओं से रहित है। ठीक है, नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां, ध्यान रखिएगा, नदी परियोजनाओं पर जो भी आपत्ति, अधिकतर आपत्तियां जो रुकावट उठी हैं, जो बात उठ रहे हैं कि नदी परियोजनाएं नहीं होनी चाहिए, ये जो आपत्तियां हैं उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। मतलब नदी परियोजनाओं का शुरुआत जिस उद्देश्य के लिए किया गया था वो सारे उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं, और इसीलिए उस पर क्या हो रही है, आपत्ति उठाई जा रही है, प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्यों क्यों बनाया जाए, क्या जरूरत है। यह एक विडंबना ही है, विडंबना मतलब यह एक इस बात का रोना ही है, यह एक मतलब समझिए कि परेशानी ही है इस बात का कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा हो जाने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। ये बताए थे ना कि नदी में जब आपने बांध बना दिया नदी के ऊपर तो तलछट जमा होता गया, और तलछट जमा होने से नीचे नदी क्या हो रही, बढ़ती चली गई एक तरफ, और जब पानी उधर से आ रहा है तो पानी क्या हो रहा है, आसपास से गांव में फैल जा रहा है, तो बाढ़ आ रहा है। मतलब जिस बांध को बनाया गया था बाढ़ रोकने के लिए, वही बांध बन जा रहा है किसके लिए, बाढ़ बढ़ाने के लिए, समस्या पैदा कर रहा है। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं, मतलब बाढ़ नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, ज्यादा वर्षा हो जाती है तो। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई थी। ठीक है, 2006 में, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे, महाराष्ट्र और गुजरात में आया था भीषण बाढ़। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु बृहत स्तर पर मिट्टी अपरदन भी हुआ था, मतलब मृदा का नुकसान भी हुआ, मृदा मिट्टी बहकर चली गई, उपजाऊ मिट्टी। बांध के जलाशय पर तलछट जमा हो जाने से, जो बांध के जलाशय, जहाँ पे जलाशय बना हुआ है बड़ा सा, वहां नीचे तलछट जमा हो जाएगा, उसका जमा होने का अर्थ क्या है, तो अर्थ यह भी है कि तलछट, यह तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, मतलब खाद है। आप समझिए ना, नदियां बहा के ला रही हैं तो जमा हो रहा है, तो वो तो उर्वरक ही है ना, नई मिट्टी है। ये एक ही जगह जमा हो रही है, कहाँ जमा हो रही है, तो नदी के नीचे, मतलब उस झील में, जो कृत्रिम झील बांध के वजह से, नदियों पर जो बांध के वजह से कृत्रिम झील पैदा हुआ, जन्म हुआ, इसी के नीचे जमा हो रही है। तो इससे क्या होगा कि बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंचती है। अब आसपास मान लीजिए बाढ़ के मैदान तक वो पहुंच जाती, बाहर में भी और यहाँ भी अगर, तो वो मिट्टियां नहीं पहुंच पा रही है, पहुंचती तो क्या होता, आसपास में खेती अच्छे से हो जाती, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी मिल जाती, समझिए बात को। लेकिन वो नहीं पहुंचती है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती है, अर्थात भूमि क्या हो रही है, खराब हो रही है। भूमि पर जो नया मिट्टी आना चाहिए, जो उपजाऊपन बढ़ा देता, वो नहीं आ पा रहा है। अच्छा चलिए प्रश्न पूछते हैं, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी को सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो जलोढ़ मैदानों में पाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की वो नई मिट्टी है और सबसे उपजाऊ है, उसे किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी लिखिए कमेंट बॉक्स में। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने, ध्यान दीजिए, जो बहुउद्देशीय योजनाएं हैं उसके कारण भूकंप आने लगते हैं। तो भूकंप आने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है, और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। लेकिन सर भूकंप कैसे आता है, देखिए ये अगर नदी हो गई, आप समझिए इस तरह से, ये अगर नदी हो गई और नदी पर आपने बना दिया बांध, बांध बनाने के बाद नदी के दोनों तरफ क्या हो गया, जल इकट्ठा होना शुरू हो गया, है ना, जल इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो जल यहाँ जब अधिक इकट्ठा होगा
आप सोचिए कि यहाँ कितना ज़्यादा भार बढ़ जाएगा पानी का। अब यहाँ भार बढ़ जाएगा, इधर भार है ही नहीं, तो धरती नीचे यहाँ दबेगी कि नहीं दबेगी। और यही कारण है कि जब प्लेटें हिलेंगी तो भूकंप जो पैदा होगा, सीधी सी बात है। वर्षा जल संग्रहण सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रश्न पूछेगा इससे, एग्जाम में हर साल एक प्रश्न पूछ देता है 10th में, ध्यान रखिएगा। वर्षा जल संग्रहण सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बहुत से लोगों का मानना है, संग्रहण करना मतलब क्या होता है जान लीजिए। संग्रहण वाला मतलब इकट्ठा करना वर्षा के जल को। तो बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर, मतलब लाभ नहीं हुए हैं ना, कैसा असर हुआ है उसका। अ मतलब न, और लाभ मतलब पता ही आपको, अप्रद मतलब जिससे लाभ नहीं हुआ है, इस प्रकार के असर को उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्थ विकल्प हो सकते हैं। अर्थात कि भैया बांध बनाने से अच्छा है कि हम क्या करें, वर्षा के जल को हर क्षेत्र में इकट्ठा कर ले हम, ये अच्छा विकल्प हो सकता है, ये कहा जा रहा है व्यवहार व्यवहार के रूप में। अर्थात इसको व्यवहार के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, व्यवहारिक बात लग रहा है। प्राचीन काल में मतलब पुराने समय में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे, अर्थात जल को इकट्ठा किया जाता था। लोगों का वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था, ये कहा जा रहा है। मतलब मिट्टी के बारे में और वर्षा किस प्रकार आती है, कितना वर्षा होती है, इसके बारे में भी लोगों का ज्ञान था प्राचीन समय, पुराने समय में। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार, जैसे वर्षा जल, भूमि के नीचे का भौम जल और नदी का जल, बाढ़ का जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। मतलब हर प्रकार के जल को ये संग्रहण करते थे, इकट्ठा करते थे। कौन? प्राचीन सभ्यता के लोग। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा, ध्यान दीजिएगा, गुल अथवा कुल, जो पश्चिमी हिमालय में, उन जैसी वाहिकाएं बनाई थी। अर्थात देखिए, जो पश्चिम हिमालय में पानी को स्टोरेज करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जिस प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया गया था, उसे किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो उसे जाना जाता है कि पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में जल का संग्रहण अर्थात जल को इकट्ठा करने के लिए जिस प्रकार के तरीके का प्रयोग किया जाता है, उसे गुल या कुल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है। द रोड साइड ऑफ हिज लाइफ, देख रहे हैं कि इसे, और देखिए बाढ़, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हेवी रेनफॉल के कारण क्या आ गई है, बाढ़ आ गई, इसे बचाया जा रहा है। कोलकाता में देखिए हेवी रेन से क्या हुआ, कोलकाता में बाढ़ आ गई है, बस जो है डूब रही पानी में। दुर्गा पूजा प्रिपरेशन को क्या है, अवरी एज मेट प्रिडिक्ट्स डाउन पूर फॉर नेक्स्ट 2 days, मतलब अगले दिन के लिए दुर्गा पूजा की तैयारी जो है उसको रोक दिया गया। तो जब बाढ़ आ जाता है तेजी से तो उसका बहुत सारा नुकसान होता है। नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई, मतलब खेतों में सिंचाई के लिए नदी की धारा रास्ता बनाकर खेतों में सिंचाई की जाती है, इससे समझिए। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। अब देखिए, तो गुल और कुल का प्रयोग किस लिए किया जा रहा था, सिंचाई के लिए। क्या किया जा रहा था कि पर्वतों के पानी को संग्रहित करके इकट्ठा करके खेतों की तरफ मोड़ दिया जाता था, जिससे धीरे धीरे बहता हुआ सारा पानी खेतों में चला जाता था पहाड़ी क्षेत्रों में, और वहाँ खेती अच्छे से हो जाती थी। उसी प्रकार कह रहा है कि पश्चिमी भारत में, जो राजस्थान का विशेषकर क्षेत्र है पश्चिम भारत का, वहाँ पीने के जल का एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। मतलब जो वर्षा वाले जल आते थे, जो वर्षा शुद्धतम पानी का रूप वर्षा जल होता है, सबसे शुद्ध होता है, उसको इकट्ठा किया जाता था पीने के लिए। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे, अर्थात पानी बहता हुआ उनके खेत में चले जाए, इस प्रकार के छोटे छोटे नाले बना देना। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, मतलब सूखा क्षेत्र और जो आधा सूखा है क्षेत्र है, इस दोनों प्रकार के क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे कि सारा पानी खेतों में से कहाँ जमा हो जाए, इकट्ठे खेतों में जमा हो जाए, एक जगह गड्ढे में जमा हो जाए, ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। बाद में उसी पानी का उपयोग करके क्या करेंगे, मिट्टी को सींचेंगे और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा। क्लियर है? राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। क्या क्या? खादीन और जोहड़। तो राजस्थान में जब वर्षा जल को इकट्ठा करके खेती की जाती है, समझिए गड्ढे बना करके, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे खादीन कहा जाता है या जोहड़ कहा जाता है।
तो एक बार में अगर ये चैप्टर आपका खत्म नहीं होगा, एक बार में तो खत्म नहीं होगा, 2 से 3 बार में इस चैप्टर को देखा कीजिए आप लोग। मैं तो एक ही बार में कोशिश करता हूँ खत्म करने का, पर आप 2-3 बार में देखा कीजिए। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों, विशेषकर बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर, लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा। भूमिगत टैंक मतलब देखिए, जो घर है ना, अब देखिए यहाँ पर ये घर है ना, ये घर जो है आप ऐसे समझिए कि घर पर क्या हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है ऊपर में छत पर, और इस पानी को नीचे पाइप के माध्यम से ला करके कहीं अगर स्टोर कर लिया जाए, समझिए टैंक में, तो यही भूमिगत टैंक हो गया जी। इसे ही टाका कहा करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना होता था नीचे में। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाका था। आप सोचिए फलौदी में मिला है, कितना ज्यादा पानी स्टोर होगा इसमें। टाका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न क्या है, अंग है, समझिए। अब यहाँ पे ये आपको ये क्या है, देख ही लिए आप, बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण, कि भैया जो कुआं बेकार पड़ा है उसमें वर्षा के जल को भर दो फिर से, समझ रहे हैं, और वापस निकाल लेंगे। देखिए ये कुआं है, कैसे बनाते हैं देखिए, इसको वर्षा जल संग्रहण कैसे करते हैं वो दिखा रहा है। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। तो पीवीसी पाइप देखिए लगा हुआ है, पीवीसी पाइप है ये पूरा, देख रहे हैं, पीवीसी पाइप लगा के इकट्ठा किया जा रहा है। रेत और ईंट का प्रयोग करके जल का छनन किया जाता है, अर्थात इसमें क्या डाल दिया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है रेत और ईंट, जिससे जल छन जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण कर देता है, मतलब भूमि के जल को फिर से भर देता है। कुएं का जल, कुएं में जल जाएगा तो नीचे ही जा रहा है ना, बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। क्लियर है। तो आर यू अ वाटर हार्वेस्टर, क्या आप पानी बचाते हैं? देखिए जो जल का जो बारिश की बूंदें होती है ना, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये एक तालाब दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, और इसमें क्या होता है ना, लोग आसपास क्या करते हैं, एक कुल से वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है। मतलब कई सारे कुलों से जो पानी इकट्ठा करके लाते हैं एक जगह, तो उससे तालाब बन जाता है, तालाब में पानी इकट्ठा करते हैं काजा गांव का चित्र के अनुसार, जिससे जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर पानी इससे बाहर निकाल सकते हैं आप, तो पानी यहाँ से इकट्ठा करते हैं, वर्षा का जल ये लोग। यहाँ पे क्या लिखा था, लास्ट लाइन देखिए ध्यान से। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, समझ रहे बात को ना। तो टांका जो है राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें क्या किया जाता है, बारिश का पानी बचाया जाता है। अब जहाँ संग्रहित करेंगे, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है, बनाया जाता था, वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंच जाता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था, मतलब इकट्ठा किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था, ध्यान रखिएगा। वर्षा का पहला जल से क्या करेंगे, छत को और नलों को साफ कर देंगे, और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। आसान है। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है मतलब। तो टांका का जल वर्ष भर पीने के लिए लोग उपयोग करते हैं। इसमें जल कहाँ का होता है, वर्षा ऋतु का जल होता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, ध्यान रखिएगा, वर्षा जल को ही पालर पानी कहा जाता है, याद रखिएगा। पालर पानी जैसा कि इसे एक इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है। तो प्रश्न पूछ लेगा कि पालर पानी किन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, तो राजस्थान के क्षेत्रों में। किसे पुकारा जाता है, तो वर्षा जल को। तो इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है, मतलब प्रकृति जो जल है, जल मिल रहा है हमको वर्षा वाला, इस जल का सबसे सुंदर रूप क्या है, पालर पानी या वर्षा वाला जल। ठीक है। कुछ घरों में तो टाँकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती थी। आप सोचिए कि पानी वहां पे कमरे के नीचे रहेगा तो कमरा हमेशा ठंडा रहेगा ना पानी से। एक रोचक तथ्य क्या दे रहा है,
रोचक तथ्य क्या है? तथ्य होता है फैक्ट, रुचिकर फैक्ट जो मजा आया पढ़ने में, कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है, शिलोंग में होता है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह शहर के पीने की जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। आप सोचिए जहाँ पे आप ये समझिए कि चेरापूंजी और मासिनराम, ध्यान रखिएगा, पहले चेरापूंजी था जहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती थी वो जगह, अब कौन हो गया है? अब हो गया है मासिनराम। तो यहाँ क्या होती है? विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। अब देखिए समस्या क्या है कि सबसे अधिक वर्षा वाले जगह पर भी क्या है? पीने की पानी की कमी है, गंभीर समस्या है पानी की। शहर के लोग लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। क्लियर है? तो जल को संग्रहण करके ही ज्यादा 15 से 25% जल इकट्ठा करके और लोग क्या करते हैं? अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाते हैं। तो इसमें अब याद करने वाला बात क्या रह गया? याद करने वाला बात यह रह गया कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है विश्व में? मासिनराम में होती है। बस इतना याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे वर्षा जल संग्रहण का एक तस्वीर है, उससे पहले कुछ लिखा है वही पढ़ लेते हैं। यह दुख की बात है क्या कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। अर्थात नदी का जल मिल गया तो लोगों ने वर्षा जल संग्रहण करना ही छोड़ दिया। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल के संरक्षण और संग्रहण, मतलब जल को बचाने और उसको इकट्ठा करके रखने का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। ये सौभाग्य है हमारा, सुंदर भाग्य है, अच्छी बात है ये। कर्नाटक के मैसूरू जिलों में स्थित एक सुदूर गांव, मतलब एक दूर के गांव खंडाथुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। अर्थात इस गांव में वर्षा जल की व्यवस्था परिपूर्ण रूप से है। कौन सा गांव है? याद रखिएगा, गंडाथुर गांव है। ठीक है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में, अर्थात वर्षा के जल को इकट्ठा करने के तरीकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखें। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, तो ये तरीका है। देखिए छत का पानी को डायरेक्ट लाया जाएगा, देख रहे हैं, डायरेक्ट नीचे लाया जाएगा पाइप के द्वारा और यहाँ नीचे इकट्ठा होगा इसमें। छत जल संग्रहण थार, थार कहाँ पड़ता है? थार जो है आपका मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में पड़ता है, रेगिस्तान है ये। छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छत पर गिरता है उसे पाइप द्वारा भूमिगत टाँका के अंदर ले जाते हैं, भूमि में गोल छिद्र करके। अब भूमि में छेद कर दीजिएगा, पानी जाएगा, धीरे धीरे पानी रिस से खत्म कम होता जाएगा, जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है। ऊपर दिखाया गया है चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टाँका में चला जाता है, देख रहे हैं, ये यहाँ आता है और भूमिगत नीचे भूमिगत ढाका में चला जाता है। ये पड़ोसी की छत से लाया हुआ दिखाया जा रहा है। ठीक है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली देखिए क्या है, देख रहे हैं, बांस का पानी यहाँ गिरा फिर आगे बढ़ता चला जाएगा, ये तरीका है बांस ड्रिप सिंचाई का। देखिए मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा पाइप द्वारा, समझ रहे हैं, बांस के बने पाइप द्वारा एकत्र किया जाता है, पहले इकट्ठा किया जाता है। फिर 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है ये विधि कितनी पुरानी है, ये तरीका कितना पुराना है? तो यह विधि 200 वर्ष पुरानी है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। मतलब पौधे जब पानी जो है ना बूंद बूंद करके पौधे पर गिरता है, हर पौधे पर लगा दिया जाता है, तो इससे क्या फायदा होगा?
इससे फायदा होगा कि सिंचाई धीरे धीरे होता रहेगा। चित्र 1 में पहाड़ी शिखरों पर सदा नीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया गया है। कौन से झरना की बात हो रही है? मेघालय में सदा नीरा झरने की बात हो रही है। इस झरना के पानी को, उस पानी का दिशा मोड़ दिया गया है और इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के नीचे स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। मतलब पानी तो नीचे ही आएगा ना जी। ये कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे आती है कब? जब उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसलिए यहाँ लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब इस तरह से देखिए पानी जाता रहता है इस पाइप के माध्यम से, देख रहे हैं। चित्र 2 तथा 3 में बांस से निर्मित, ध्यान दीजिएगा, बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल की शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन के कारण नियंत्रित किया जाता है। समझ रहे हैं? तो पानी को बहाया जाता है, उसको नियंत्रित भी किया जाता है। यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना हो तो इन्हें भूमि पर ऊंचाई पर ले जाया जाता है। मतलब सड़क के ऊपर से ले गया है, देख रहे हैं, पानी इसमें से जा रहा है। संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त हो जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन के पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। देखिए, अब यहाँ से पानी यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है, इस तरह से पानी गिरता रहता है। ठीक है, और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। मतलब संग्रहण करने की क्षमता बांस द्वारा सबसे ज्यादा है यहाँ पर। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रहण और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग एक, आपको हो गया 10 लाख है ये। 200 घरों द्वारा हर वर्ष 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। मतलब अपने आप में ये गजब का डाटा है। ऐसा पूरे भारत में हो जाए तो सारी समस्याएं हल हो जाए। एक रोचक तथ्य जानते जाइए, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही बता दिया था। चैप्टर आपका क्लोज होता है, बहुत बहुत बधाई जी। ठीक है, और इसके बाद इसका प्रश्न लाया जाएगा। अभी मैं एक सीरीज से सारे चैप्टर क्लोज कर रहा हूँ, जैसे ही 7वां चैप्टर क्लोज होगा उसके बाद लगातार प्रश्न श्रृंखला डाल दूंगा इसके सारे। ठीक है, बहुत बहुत बधाई जी। वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट अवश्य किया कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।